अच्छा भाई, कुछ जो है ना नंपाई के बारे में जो है ना थोड़ी सी थ्योरी जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। कंटीन्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी की वजह से फास्ट चलती है, इसमें वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस होते हैं, बूलियन सिलेक्शन किया जाता है, स्लाइसेबिलिटी होती है, यानी अरेज को जो है वो स्लाइस किया जा सकता है, और ये इनके बारे में लिखा हुआ भी है। ये थोड़ी सी आपको ये पढ़नी पड़ेगी एग्जाम के हवाले से, एग्जाम में जो है ना वो क्वेश्चन इस हवाले से पूछा जा सकता है। अच्छा, हम काम कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, हम देखते हैं कि भाई जो नंपाई की एरे है वो फास्ट कितनी जल्दी काम करती है, और उसके अगेंस्ट अगर मैं पाइथन लिस्ट के थ्रू जो है वो कोई काम करूं तो उसमें कितना टाइम लगता है। ये हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है स्क्वायर्स का, ठीक है, जो वैल्यूज का स्क्वायर कर रहा है और उसको लिस्ट में अपेंड करता जा रहा है। हम इसका टाइम जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक ये 100,000 नंबर्स जो है ना वो जनरेट कर लिए। ये अब इसका टाइम हम निकालने जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पर हमने एक मैजिक फंक्शन इस्तेमाल किया हुआ है, टाइम इट स्क्वायर्स टू स्क्वायर, ये आपको जो है ना स्क्वायर टाइम जो है ना कैलकुलेट करके देता है। अभी ये सेल जो है वो रनिंग मूड में है, इट टाइम ले रहा है ये। अब ये हमें बता रहा है कि 12.8 मिली सेकेंड्स जो है वो उसको लगे हैं, जिसमें कोई 3.45 मिली सेकेंड जो है ना वो आगे प्लस माइनस चला है। एवरेज टाइम जो है ना वो ये आ रहा है पर 100 लूप चलाने में। अच्छा, यही काम जो हमने यहाँ पे किया है कि नंबर्स का स्क्वायर किया है हमने नेटिव पाइथन कोड के थ्रू, तो उसमें इतना टाइम लगा। अच्छा, फिर नंपाई एंड वेक्टराइज एरे के थ्रू जो है ना वो ये काम किया जाए तो कितना टाइम लगता है। यहाँ पर हमने इंपोर्ट नंपाई किया है एनपी। अच्छा, नंपाई जो है ना, क्योंकि आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है तो नंपाई पांडास ये दोनों लाइब्रेरी जो है ना ऑटोमेटिकली आपके पास मौजूद है। अगर किसी ने नहीं एनाकोंडा के थ्रू काम नहीं किया है और नंपाई नहीं आ रहा है तो पिप इंस्टॉल नंपाई के थ्रू जो है वो आप इसको क्लियरली जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने जो है वो np.arange, ये नंपाई का रेंज का फंक्शन होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए जो है वो हमने इसको चला दिया है कि ये 0 से लेके 100,000 तक के नंबर्स जनरेट किए हैं इसने। उसके बाद हमने ये एरे जो है ये नंपाई की एरे बनी है, ठीक है। ये जो हमें एरे नजर आ रही है यहाँ पर, दिस एरे इज अ नंपाई एरे, इट्स नॉट अ पाइथन लिस्ट, क्योंकि np.arange हमने इस्तेमाल किया। अब इस एरे को हमने डायरेक्टली विदाउट एनी लूप स्क्वायर कर दिया। एक बहुत ही जबरदस्त जो है वो फंक्शनैलिटी है जिसको वेक्टराइजेशन का जो है वो नाम दिया जाता है। तो जब इसका टाइम हमने चेक किया है, फवाद कलीम साहब प्लीज म्यूट कर दें। फवाद कलीम साहब, पीछे से आवाजें आ रही हैं। मैंने म्यूट ऑल तो किया, अभी क्यों आवाजें आ रही हैं? लेट मी चेक अगेन। सर इसमें सिक्योरिटी में जाके आप ये कर सकते हैं कि कोई अपने आप को अनम्यूट ना कर पाए। चलो, अच्छा जी, अब हमने जी यही स्टेप, यही काम जो है 1,00,000 नंबर्स का स्क्वायर निकालने का नंपाई एरे पे किया है, तो इट टुक 115 माइक्रो सेकेंड्स। इधर जो है वो आपके पास बात चल रही है 12.8 मिली सेकेंड्स के अंदर, और ये चला गया है माइक्रो सेकेंड्स के अंदर। तो तकरीबन मेरा ख्याल है 1000 टाइम्स फास्टर जो है वो नंपाई एरे जो है हमारी नॉर्मल पाइथन लिस्ट के मुकाबले में जो है ना वो काम कर रही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि क्यों नंपाई यूज कर रहे हैं। उसका जवाब ये है कि वेक्टराइज ऑपरेशन है, लूप नहीं लगाना पड़ता। कितनी भी बड़ी एरे हो, कितनी भी डायमेंशनल एरे हो, 1 मल्टीप्लाई साइन में, 1 डिवाइड साइन में पूरी मैट्रिक्स और पूरा एरे जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड और कोई भी ऑपरेशन जो है वो हो जाता है। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि हम नंपाई एरेज जो है ना वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से नंपाई एरेज जो है वो क्रिएट होती है। ये फर्स्ट मेथड है जिसके अंदर हम नंपाई एरे क्रिएट कर रहे हैं पाइथन लिस्ट से। अच्छा, ये हमने यहाँ पर फंक्शन यूज किया है np.array,
np.array, उसके अंदर आपके पास हमने पाइथन की लिस्ट उसको जो है ना प्रोवाइड कर दी। तो अब ये पाइथन की लिस्ट जो है विल बी कन्वर्टेड इनटू numpy array। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास numpy array में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि कोई हम numpy array का जो फंक्शन है वो कॉल करें np.array का, उसके अंदर पाइथन की जो लिस्ट है उसको हम टाइप कास्ट करा दें या उस लिस्ट को पास कर दें, तो आपके पास जो जनरेट होगी एरे वो numpy में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लिस्ट जो है वो numpy एरे में कन्वर्ट हो गई। अब इस numpy एरे के ऊपर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहली चीज ये है, हम टाइप ऑफ एरे निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एरे क्या होती है? टाइप हमें क्या बताती है कि ये एरे की टाइप क्या है। ठीक है, मैं सेल्फ एग्जीक्यूट करूं ऊपर से दिस वन, इसका टाइम निकल जाए। टाइप ऑफ एरे बता रहा है कि numpy की nd array इज रीड एज numpy n डायमेंशनल एरे। n डायमेंशनल कितनी भी डायमेंशंस होती है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, अभी हम इसका तस्करा करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इस एरे का मैं साइज निकाल सकता हूँ। साइज टेल्स हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, ठीक है, इस एरे की डेटा टाइप निकल सकती है कि इस एरे के अंदर सारे मेंबर्स जो है वो इंटीजर 32 के हैं। अच्छा, डेटा टाइप के हवाले से क्योंकि हमने यहाँ पर जो एरे लिस्ट सप्लाई किया था वो सारे इंटीजर्स के हैं, अगर मैं एक नई एरे यहाँ पर क्रिएट करूं, एक सेल ऐड करके यहाँ पर एक एरे क्रिएट करता हूं, टेस्ट एरे np डॉट एरे, और यहाँ मैं इसको लिस्ट सप्लाई करता हूं। ठीक है, और आगे जो है वो टाइप में, अच्छा जो लोग रेज हैंड कर रहे हैं वो अभी मैं उनके रेज ले लूंगा, अभी रेज ना करें, क्वेश्चनिंग हम कर लेंगे। अभी थोड़ा सा डिले हो गया थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, तो हम कर लेंगे, क्वेश्चंस आपके ले लेंगे। डी टाइप अगर मैं यहाँ पर फ्लॉट जो है वो लिख दूं, तो टेस्ट एरे में आपके पास अब ये ऑटोमेटिकली इसने सारे नंबर्स को जो है वो फ्लॉट में कन्वर्ट कर दिया। राइट, अगर मैं यहाँ पर फ्लॉट नहीं लिखता हूं, दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ फ्लॉट नहीं लिखता हूँ, कोई एक भी मेंबर जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट हो जाता है, कोई एक भी मेंबर अगर फ्लोटिंग पॉइंट हो जाता है थाउजेंड्स की लिस्ट में भी, एरे में भी, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जब आप उसको डिस्प्ले करेंगे तो ऑल द मेंबर्स विल बी इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, उसकी डी टाइप वो ऑटोमेटिकली जो है वो फ्लॉट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हम डेटा टाइप दे भी सकते हैं, और अगर डेटा टाइप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंटीजर होगी, लेकिन अगर कोई भी मेंबर जो है, एक भी मेंबर फ्लोटिंग हो गया तो ये कंप्लीट एरे जो है वो फ्लोटिंग एरे जो है वो बन जाएगी। उसके बाद अगला हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टी एन डायमेंशन की, कि हम एरे की डायमेंशन जो है वो चेक कर सकें। हमारे पास एरे 1 जो है वो उसकी डायमेंशन 1 है, इसका मतलब ये 1 डायमेंशनल एरे। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि जो हमारे पास 1D एरे है,
यहाँ लिखता भी जाता हूँ ताकि आपको नजर आए। 1D एरे जो है वो कैसी होगी, जो नॉर्मल हमारे पास एरे होती है, ये आपका 1D एरे, ठीक है। इसको हम कभी कभी वेक्टर का नाम भी देंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर। 1 डायमेंशनल एरे जो है वो 1D एरे है और इसको हम वेक्टर का नाम भी देंगे। तो जो हमारी सिंपल एरे है, अब इसकी डायमेंशन तो 1 होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसकी डायमेंशन जो है वो 1 होगी, राइट। अच्छा, इस तरह अगर 2D एरे हमारे पास है, ठीक है, 2D एरे भी हम बनाएंगे भी, मैं सिर्फ यहाँ डायमेंशन वाली बात के लिए ये काम कर रहा हूँ। 1 2 3 ये एक रो ऐड कर दी और 2 3 4 ये हमने दूसरी रो ऐड कर दी, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल जो है एक एरे जो है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। 2 डायमेंशनल को हम क्या कहते हैं आमतौर पे, मैट्रिक्स कहते हैं, मशीन लर्निंग में टेंसर कहते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होगी, 2 होगी। अच्छा, डायमेंशन का अगर आपको समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो आप डायमेंशन का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसके ओपनिंग नंबर ऑफ ब्रेसेस कितने हैं, ब्रैकेट्स कितने हैं, या क्लोजिंग ब्रैकेट्स कितने हैं। अगर वहां 5 आ रहे हैं तो वो 5 डायमेंशनल होगी, 2 आ रहे हैं तो 2 डायमेंशनल होगी, 1 आ रहा है तो वो 1 डायमेंशनल होगी, ठीक है। तो एरे 1 डॉट एन डायमेंशन किया तो इसने 1 रिटर्न किया क्योंकि ये एक वेक्टर है। अब मैं वही वर्ड्स यूज कर सकता हूँ जो मैंने आपको बता दिए हैं कि 1 डायमेंशनल के लिए हम वेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 डायमेंशन और उससे ज्यादा डायमेंशनल के लिए हम मैट्रिक्स या टेंसर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमने एक मेथड देखा नंपाई एरे क्रिएट करने का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पाइथन की लिस्ट जो है वो सप्लाई की। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि हम रेंज जो पाइथन का फंक्शन है उसको np एरे में सप्लाई कर दें, तो रेंज से ऑटोमेटिकली जो है आपके पास एक numpy एरे जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इसकी भी टाइप निकालूंगा, साइज निकालूंगा, सब कुछ निकालूंगा। अब ये numpy एरे है क्योंकि np डॉट एरे के फंक्शन के थ्रू, रेंज के थ्रू जरिए हमने इसको क्रिएट किया। अब इसकी भी शेप निकालूं एरे 1 की। अच्छा, एक चीज और आ गई थी, यहाँ पर हमने डायमेंशन पढ़ा, टाइप पढ़ा, साइज पढ़ा, और एक चीज है दैट इज शेप ऑफ एरे 1। जब शेप क्रिएट करते हैं तो ये बता रहा है कि ये 5 कॉमा है। तो ये शेप अभी आप याद रखिएगा, ये 5 बता रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे 1 के अंदर जो है वो कितने, ठीक है, 5 एलिमेंट्स है एरे 1 में, ठीक है। एरे 1 हमारी थी दिस वन, जिसमें साइज बता रहा था 5 है। अच्छा, ये साइज बता रहा है कि एरे 1 में 5 एलिमेंट्स है और कॉमा, यानी सिर्फ एक रो है। हमेशा जब भी वेक्टर की शेप निकालूंगा तो वो शेप जो है वो कॉमे की शक्ल में आएगी, और जहां कहीं भी अगर कॉमे के साथ लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि आगे किसी 1 डायमेंशनल का जो है वो शेप है। ये चीज बार बार जो है ना हमें आगे भी कोड में इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बार बार जब हम शेप चेक करेंगे डाटा की, तो इस तरह की शेप जो है वो हमारे पास नजर आ रही होगी। अच्छा जी, तीसरा मेथड जो है नंपाई एरे क्रिएट करने का, वो है नंपाई का ए रेंज का फंक्शन। हमने पाइथन में रेंज का फंक्शन पढ़ा है, नंपाई में सिमिलर काम रेंज क्रिएट करने के लिए ए रेंज के फंक्शन से होता है, दैट स्टार्ट्स विद 0 जिस तरह पाइथन में होती थी, एंड एंड अप टू 10। तो np डॉट ए रेंज 0 से 10 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो दिस विल गिव 0 to 9 की एक numpy की n डायमेंशनल एरे जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा। जिस तरह रेंज के अंदर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो लगा लिया करते थे, ये 0 से स्टार्ट करें, 2 का जो है ना इंक्रीमेंट हो, तो एक तीसरा जो कीवर्ड होता था, ये तीसरा कीवर्ड क्या कहलाता था, मैं अगर इस लिख दूं तो पहला जो है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 0। दूसरा है
नंबर ऑफ वैल्यूज कि कितनी वैल्यूज क्रिएट करनी है 0 से स्टार्ट करके, और तीसरा पैरामीटर है स्टेप का कि कितने स्टेप्स लेने हैं, कितने स्टेप मारने हैं। तो 0 से शुरू करके 2 स्टेप लेगा तो 1 2 ये आपके पास स्टेप्स के थ्रू ये वैल्यू आ गई। ये रेंज में आपने पढ़ा होगा, आई होप सो। ठीक है, इसी तरह अगर माइनस नेगेटिव का स्टेप दे दूं स्टार्टिंग फ्रॉम 10 एंड गोज टू 0, तो ये भी आपके पास जो है ना काम करता है कि अब 10 से शुरू होगा और 1 बाय 1 जो है ये डाउन होता चला जाएगा। एक और नंपाई की एरे क्रिएट करने का है लीनियर स्पेसिंग। ये क्या करता है, ये 0 से लेकर 10 तक की वैल्यूज क्रिएट करेगा, उसके 11 पार्ट्स में इसको बढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आए। फॉर एग्जांपल मैं 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इवनली पार्ट होते हैं, यानी 0 से लेके 10 तक की जो नंबर्स हैं, ये जो रेंज है उसको बराबर हिस्सों में तोड़ेगा और कितने हिस्से क्रिएट करेगा, 20 पार्ट्स जो है ना वो क्रिएट होंगे, हर एक के दरमियान डिफरेंस जो है वो बराबर होगा। लीनियर स्पेसिंग का मतलब ये है हर एक के दरमियान डिफरेंस जो है वो बराबर होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी या डिवाइडेड होगी। ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है फेक डाटा, हम किसी टेस्टिंग के लिए, फंक्शन की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम फेक डाटा जो है ना वो काफी तादाद में क्रिएट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुछ यहाँ फंक्शन बताए हैं एरे क्रिएट करने के हवाले से। ठीक है, और मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ ताकि कुछ बात कर सकूँ इस बारे में। अच्छा जी, कुछ लोगों को मैं जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि उनको आवाज सही जा रही है। सैयद अब्दुल कादिर, जी अब्दुल कादिर। ये सर मुझे ये लाइन स्पेस की समझ नहीं आई सर, जरा समझा दें। कौन सी वाली? लाइन स्पेस सर। लेन स्पेस समझ नहीं आया। लिन स्पेस के अंदर क्या होता है मैं आपको इधर बता देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर दूं, 1 मिनट। लिन स्पेस क्या होता है कि आपके पास कोई एक लाइन है, लेट्स सपोज ये आपने की, अब मैं इसको कह रहा हूं कि इसको बराबर 2 हिस्सों में तोड़ो, तो ये सिर्फ 2 पार्ट्स बनेंगे और दोनों हिस्से क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये बराबर 2 हिस्सों में टूटी हुई है। लेकिन अगर मैं ये कहता भी इसको बराबर जो है वो 20 पार्ट्स में तोड़ो, तो हर पार्ट जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जितने पार्ट बनेंगे ये हर पार्ट का साइज जो है वो इक्वल होगा, इस तरह से इक्वल होगा कि 20 में टूट जाएगा, 20 में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, टोटल जितनी भी लेंथ आ रही है, अरे का साइज आ रहा है, रेंज आ रही है, उसको वो 20 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। इतनी सी बात, 20 पार्ट बनेंगे लेकिन हर पार्ट बराबर साइज का होगा। ठीक है, अच्छा जी, और कोई सवाल पूछना चाह रहा है तो रेज हैंड कर ले, अनम्यूट करके पूछ सकता है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे पूछना था कि पी डॉट शेप का बता दें। एक वक्त में एक पूछे आराम जी। जब कोई बोल रहा हो तो उसको दूसरा ना बोले प्लीज। सर मैं ये सर पूछना चाह एनपी रहा था डॉट कि शेप का बता दें। अच्छा इर्तिजा 1 मिनट, मोहसिन की बात सुन लो पहले। जी मोहसिन। सर मैं ये पूछ रहा था कि इसके बाद हमें मतलब कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे जिससे पहले की जाएगी। अरे यार ये बात की बात है ना, अभी टॉपिक के हवाले से बात करो, ये रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लो उसकी। चले ठीक। जी इर्तिजा पूछिए। अब क्या फ्री
सर एनपी डॉट दें, देख नहीं हुआ। एनपी डॉट शेप। एनपी डॉट शेप बता दूं। चलें जी, वापस चलता हूँ मैं स्क्रीन की तरफ। देखिए शेप क्या चीज होती है। भाई जिसके पास आवाज आ रही है प्लीज म्यूट कर लें, वरना मुझे फिर सबको जो है ना वो म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, एनपी डॉट शेप जो है ना, शेप क्या चीज होती है। देखिए कोई मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं, यहाँ मैं दिखाऊं आपको एक मैट्रिक्स बना के, लाइक ये मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ। इसका एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, 3 4, 3 2 1 4। इसका शेप कैसे लिखता हूं मैं। देखें शेप में क्या होता है, जिस तरह हम मैट्रिक क्लास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा करते थे। ऑर्डर में क्या होता था, पहले आपके पास रॉज आती हैं, नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब हमारे पास अगर इसकी शेप में निकालना चलूं, जिसको हम यहाँ शेप कह रहे हैं, वही शेप भी यही बताती है कि नंबर ऑफ रॉस कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। ये एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, इसलिए इसके अंदर रॉस और कॉलम दोनों आ रहे हैं। लेकिन अगर मेरा मैट्रिक्स जो है वो 2 डायमेंशनल ना हो, एक वेक्टर की शक्ल में, लाइक ये मेरे पास एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर। इसकी शेप जब भी आप चेक करेंगे तो इसकी शेप जो है वो आपको इस तरह से लिखी हुई आएगी। जितने इसके एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, कॉमा और ब्रैकेट बंद, ये जब भी लिखा हुआ आ रहा होगा तो इससे आपको पता चल रहा होगा ये एक वेक्टर की शेप है। और वेक्टर की शेप में क्योंकि सिर्फ रॉ है, कॉलम्स नहीं है, कॉलम वैसे तो 4 हैं लेकिन और रॉज ऐड नहीं है, इसलिए सिर्फ ये बता रहा होता है कि दिस इज अ वेक्टर ऑफ 4 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इससे सर हमें जरा मुझे जी एक क्वेश्चन है सर क्वेश्चन जी ये है कि टेंसर के बारे में बता दीजिए। आपने टेंसर का जिक्र किया, टेंसर क्या होता जी है हाँ, और क्या है इसमें? टेंसर क्या होता है। देखें जो हमारी मैथमेटिक्स के अंदर जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर जिसको हम अरे कह रहे हैं, उसी चीज को मशीन लर्निंग के अंदर टेंसर का नाम दिया गया, ठीक है ना। टेंसर इटसेल्फ कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, लेकिन डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में जो है ना, वो उसको इस्तेमाल किया गया एज अ टेंसर के नाम से। टेंसर फ्लो जो है उसी लाइब्रेरी के नाम जो है वैसे रखा गया। तो उसी मैट्रिक्स को कितनी भी डायमेंशनल हो, वो मैट्रिक्स जो है वो मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में टेंसर कहलाती है। वैसे टेंसर का ताल्लुक जो है किसी मैथमेटिकल टर्म से नहीं है, सर ठीक है। सर क्वेश्चन है डी टाइप जो हमने जी जी यूज किया आप डी टाइप के अंदर सर एक ही वो कन्वर्ट कर देता है टाइप के अंदर। अगर इंटीजर और एक फ्लोट नंबर आ जाए सर तो सर वो सबको फ्लोट कर देता है। तो अगर ऐसा मैं कुछ हो टाइप, सकता है कि सर अलग-अलग हो जाए सर? अलग-अलग नहीं हो सकता। देखिए ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो न्यूमेरिक इंटीजर हैं, एक एलिमेंट जो है वो क्या है, फ्लोटिंग है, तो इस एक फ्लोटिंग की वजह से पूरी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट हो गई। सर एक सवाल है। जी सर जी एक सुनो, सर हम जो एक मिनट सर जो हम नमपाई यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एरेज और मैट्रिक्स के लिए यूज कर सकते हैं हम? नहीं, एरेज और मैट्रिक्स के लिए नहीं, एरेज और मैट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे हम अपने साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। देखें यस हमने सर। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी डायमेंशनल इक्वेशन का जो है ना वो हम उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक्स वाई जी की वैल्यू निकाल सकते हैं मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। ये बड़ा एफिशिएंट मेथड है और बड़ा फास्ट काम कर सकता है। तो हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस भी जो है मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो है नमपाई की मदद से अपने वो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन है पाइथन से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व मेरा हो एक सकती है, सवाल है लेकिन टाइम की वजह से हम लोग ये यूज करते हैं। दोबारा बोलिएगा।
सर मेरा पूछने का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम्स हम पाइथन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम वो numpy कम कंज्यूम करेगा, इसीलिए हम numpy यूज कर रहे हैं। सिर्फ कम ही टाइम की ही बात नहीं है, कोड भी कितना रिड्यूस हो गया ना। मैंने आपको यहाँ ऊपर वाला कोड दिखाया, इसके अंदर आपने ये 1 2 3 4 5 लाइंस ये लिखी, फिर ये आपने एरे क्रिएट किया, फिर आपने इस फंक्शन को कॉल किया, 7 लाइंस में ये कोड चला। इसके अगेंस्ट ये कोड कितनी लाइन में चला है? जस्ट 1 लाइन। एक एरे दिया और कहा पूरी एरे को स्क्वायर कर दो, कोई लूप नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। इसी प्रोसेस को वेक्टराइज्ड ऑपरेशन कहते हैं। ये वेक्टर कितने भी डायमेंशन हो, अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो वो हर डायमेंशन का मैग्नीट्यूड जो है ना ओवरऑल बढ़ जाता है। तो ये जब 2 से का पूरी वेक्टर करो तो जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फायदा है इसमें, मुझे कोड कितना आसान करना हो गया और एरर के चांसेस कितने कम हो गए, सोचना कितना कम पड़ रहा है। तो ये टाइम वाला समझाएगा सर। रेट उसकी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम 2 डायमेंशन अरे में एक फ्लोटिंग अरे बनाएंगे और एक इंटीजर अरे बनाएंगे, तो वो उसका हमें किस तरह टाइप पता चलेगी कि ये इंटीजर है या फ्लोट है? नहीं, 2 डायमेंशनल एरे के अंदर एक फ्लोटिंग एरे, एक ये वाली बात समझ नहीं है। आप ये कह रहे हैं 2 डायमेंशन के अंदर एक रॉ जो है वो इंटीजर की डाल दूं, एक रॉ जो है वो फ्लोटिंग का डाल दूं, ये कह रहे हैं? जी, दो अरेज बनाते हैं हम उसके अंदर। नहीं 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 नहीं, फ्लोटिंग के अंदर जो है ना, अभी आएगी आगे 2 डायमेंशन वाली, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी परेशान सर, थैंक यू सर। सर मेरा सवाल है जी आबिद जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने डाटा टाइप में इंटीजर 32 लिखा था, ये थोड़ा समझ नहीं आया था, इसको बता देंगे? अच्छा, देखो इंटीजर तो पता है ना क्या होता है? जी सर, वो पता है। इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 32 आती है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ होती है। देखो होता कुछ भी नहीं है, होता सिर्फ ये है कि हमारे सिस्टम में इतनी बड़ी हमारी मेमोरी होती है। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई एक वेरिएबल बनाओ a, उसके अंदर वैल्यू रखो 4। इसका मतलब ये होता है, अच्छा अब ये क्योंकि 4 इंटीजर टाइप है ना, जब ये 4 इंटीजर टाइप है तो इसका मतलब ये मेमोरी में कुछ जगह लेगा। जी सर। अगर ये इंटीजर टाइप जो है ना वो 8 बिट्स है, इंटीजर 8 है, इसका मतलब ये मेमोरी के अंदर कितने खाने रिजर्व करेगा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इस a को जो जगह मिली है मेमोरी में वो कितनी मिली है भाई? वो 8 बिट्स की मिली है। अब 8 बिट्स से बड़ा अगर इंटीजर में डालने की कोशिश करूंगा, मिलियंस में कोई नंबर डालने की कोशिश करूंगा जो 8 बिट्स में नहीं आएगा, तो ये एरर दे देगा कि इसके लिए मेमोरी काफी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि 8 ले लो, 16 ले लो, 32 ले लो, लेकिन बस ये ध्यान में रहे कि अगर बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जो 32 बाइनरीज के अंदर नहीं समअप हो पा रही, तो वो एरर देगा मेमोरी आउट ऑफ रेंज। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। सर ये जो हम रेंज का फंक्शन, जी हेलो, रेंज का फंक्शन, रेंज का सर हम पाइथन में रेंज का फंक्शन यूज करते हैं और इधर numpy में a रेंज का। एग्जैक्टली। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? मतलब हम कौन से को प्रेफर करेंगे यूज करने के लिए? देखो दोनों से पाइथन वाले फंक्शन से सिर्फ नंबर्स क्रिएट होते थे और a रेंज से भी नंबर क्रिएट होते हैं, लेकिन हम इसको np.arrange से कर रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली वो एरे बन के आती है। ठीक है सर, ठीक है। उसमें एरे नहीं बनती थी। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी मुबशिर। सर जैसे आपने सर ये इनपुट नंबर मुबशिर सर जैसे आपने ये लाइन स्पेसिंग का बताया नीचे, तो उसमें आपने बताया कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो हम लास्ट वाला पैरामीटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसके इक्वल पार्ट्स बना देता है। जी हाँ। तो जैसे अभी आपने उसकी आउटपुट दिखाई थी तो डिफरेंट वैल्यूज थी, तो वो इक्वल तो नहीं थी? नहीं, वैल्यू इक्वल नहीं होगी, समझ नहीं रहे बात। जी सर, वैल्यू इक्वल नहीं होगी कि मैं कह रहा हूँ उसको भाई 0 से लेके 1 से लेके 10 तक जो है ना 5 पार्ट में तोड़ दो, हर एक को 2 दे देगा, हर एक की वैल्यू 2 नहीं होगी, बल्कि वो क्या होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। अब डिफरेंस कितना है इनके दरमियान में? 2 का आ रहा है ना। जी सर, यानी मार्क कर लेगा वो। सर एक बार तो वही इसको थोड़ा रिपीट कर दें। सर मेरा क्वेश्चन है। जी बोले। सर ये जो अरे है
तो ये वही जो पाइथन के अंदर हमने लिस्ट लिखी थी, ये वही वाली लिस्ट होती है? नहीं नहीं, उससे डिफरेंट है, फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है, फंक्शन भी इसके डिफरेंट है जी। सर numpy डॉट साइज एक्सटेंड सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर रेंज और ए रेंज के जो फंक्शन है इनमें डिफरेंस एक दफा दोबारा बता दें। अभी तो बताया, चलो दोबारा बता रहा हूं। देखो ये जब हम पाइथन का रेंज इस्तेमाल करते हैं ना, पाइथन का रेंज गौर से सुनिएगा, तो ये सिर्फ नंबर जनरेट करता है, ठीक है। उस नंबर्स को हमने एरे के अंदर एक्सप्लिसिटली रखना पड़ा है कि भाई तुम इसको एरे बना दो, ठीक है। ये है रेंज का काम। रेंज ने नंबर पर दिए आपको, उन नंबर्स को हमने जबरदस्ती कहा कि एरे बन जाओ, जबकि नमपाई की ए रेंज के अंदर सिर्फ ए रेंज क्रिएट की है, हमने इसको बोला नहीं कि एरे बन जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी नमपाई में है और नमपाई में खुद ब खुद जो है ना वो एरे क्रिएट करता है। अब क्लियर है बात? सर दोबारा बताइएगा। पाइथन के अंदर नंबर जनरेट हुए, उन नंबर्स को एक्सप्लिसिटली नमपाई एरे में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। जबकि ए रेंज क्योंकि नमपाई का फंक्शन है, इसलिए उसको ये कहने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नमपाई की एरे जनरेट कर रहा है, हमें एक्सप्लिसिटली बोलना नहीं पड़ा कि एरे बनाओ। जबरदस्त सर। ठीक है सर numpy डॉट साइज समझिएगा जी। numpy डॉट साइज 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 बताता है कि एरे के अंदर मेंबर कितने हैं। अगर सर ये लीनियर स्पेस, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे, मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, आपसे मैं टाइम बचा के लीनियर स्पेस को मैं परफॉर्म करके और दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। ये फंक्शंस हैं इसके, एरे, एज एरे, ए रेंज, वंस, ये आप लोगों का टास्क है जो आपने करना है, ये सारी एरे बनानी है, इसको पढ़ना भी है, मैं वैसी जबानी बता देता हूँ। एरे तो एरे बनाती है, एज एरे क्या करती है, कन्वर्ट इनपुट टू एनडी एरे बट डू नॉट कॉपी इफ द इनपुट इज ऑलरेडी इन एनडी एरे, यानी उसकी टाइप कॉपी नहीं करता। ए रेंज मैंने बता दिया। वंस क्या करता है, एनपी डॉट वंस, ये सारी जितनी भी इसको शेप बताएंगे, ये सारी की सारी मैट्रिक्स बनाएगा, उसमें सारे मेंबर्स वंस के होंगे। गौर से सुनिएगा, एनपी डॉट वंस लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा 10, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 10 की एरे बन जाएगी, सारे 1 होंगे। वंस लाइक क्या करता है, प्रोड्यूसेस अ वंस एरे ऑफ द सेम शेप एंड डेटा टाइप, उसी शेप और उसी डेटा टाइप की 1 एरे बना देता है, यानी उसकी कॉपी बना देता है। अच्छा, जीरो क्या करेगा, सारी एरेज जो है ना वो 0 की प्रोड्यूस कर देगा। जीरो लाइक क्या करेगा, बिल्कुल वंस लाइक की तरह काम करेगा, उसकी उन सारे जीरोस की डेटा टाइप उठाएगा और सारे जीरोस की जो है ना वो शेप उठाएगा, वैसी ही एक मैट्रिक्स बना देगा। एम्प्टी जो है ना वो एक मैट्रिक्स बनाता है, ठीक है। इसके अंदर भी जो है ना 0 की जो है ना मैट्रिक्स आ सकती है, या कोई नंबर भी आ सकते हैं एम्प्टी की सूरत में। जो गार्बेज वैल्यूज होती हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आए भी, या जरूरी नहीं कि 0 भी आए। तो एनपी लाइक भी जो है वैसे ही काम करता है। फुल क्या करता है कि फुल में जब कोई एरे क्रिएट करता हूँ और उसको कह देता हूँ कि इसको इस नंबर से फुल कर दो, तो वो उसी शेप की, जैसे मैंने कहा वो फुल कर दो 10 से, एरे बना दो 5 रो और 10 कॉलम्स की, तो 5 रो और 10 कॉलम बनेंगे और सारे मेंबर जो है वो 10 होंगे। फुल लाइक भी क्या करेगा, उसी शेप और उसी डायमेंशन का एरे क्रिएट करेगा, लेकिन वैल्यू आप दूसरी डाल सकते हैं कि भाई मैंने कहा वैल्यू 10 बना दो, फुल लाइक एरे ए, तो एरे ए की जो डेटा टाइप होगी, उसकी जो शेप होगी, वो दोनों वहां से कैटर करेगा और वैल्यू आपकी वाली लेगा जो आपने प्रोवाइड की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आई मैट्रिक्स, ये 1 0 1 0 1 0 1 की मैट्रिक्स होती है। ये मैंने आपके लिए इसलिए छोड़ा कि आप इसका कोड जो है वो खुद ही लिख के जो है ना वो करेंगे, एज असाइनमेंट काम जो है ना वो आप करेंगे। इसको ये सारी एरेज जो है क्रिएट करेंगे, समझ में अभी आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, अगला हमारा टॉपिक है एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कास्ट डेटा टाइप्स टू एनडी एरे। के एक्सप्लिसिटली जो है कन्वर्ट कर लें एनडी एरे की डेटा टाइप को। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक नमपाई की एरे बनाई हमने, ठीक है,
और जब उसकी मैं टाइप चेक करूंगा तो यू विल सी कि उसकी टाइप आ रही है डी टाइप, यानी डाटा की टाइप। ये खुद तो नंपाई एरे, इस पूरे की टाइप क्या है, एनडी एरे, और इसके अंदर जो डाटा मौजूद है उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर 32। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं इसकी एक्सक्यूज मी सर, जी सर जी ये जो आपने टास्क दिया ये कौन से हैं? कौन सी? ये बुक कौन सी है जिसमें से ये टास्क दे के करने हैं? ये सब आखिर में बताऊंगा, अभी परेशान नहीं। ठीक है सर। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी अच्छा सर, जी जी सर अभी ये सारे टॉपिक्स इकट्ठे डिस्कस किए जा रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं माइंड में, तो अगर इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मतलब अवेलेबल हमें हो जाएं एज सुन एज पॉसिबल, ताकि हम साथ साथ इसको क्लियर कर दें, क्योंकि ऐसे सब मिक्सअप आपकी जब क्लास खत्म होगी ना, इंशाल्लाह पोर्टल लॉगिन करेंगे, वहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मिल जाएंगे। ये नोटबुक भी मैं शेयर करा दूंगा, इसको आप अगर सेल बाय सेल पढ़ते भी जाएंगे तसल्ली से बैठ के, तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, आई गारंटी। नहीं आए तो वीक में किसी भी वक्त जो है ना वो हम ग्रुप में डिस्कशन कर लेंगे, कोई इशू है वो मैं जवाब दे दूंगा, कोई इशू नहीं होगा। ओके फाइन। और नेक्स्ट वीक भी इसकी क्लास यहाँ पे होगी? नेक्स्ट वीक भी यहाँ जूम पे क्लास होगी? जी हाँ, जूम पे क्लास नेक्स्ट वीक होगी, पोर्टल के लेक्चर आप देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था कि ग्रुप कौन सा है? मैं भी एक ग्रुप में ऐड हूँ जिसमें आप नहीं हैं ऐड, तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं? आपकी क्लास टाइमिंग और मेरे नाम के साथ सिलेक्ट के ऊपर एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और उस पर आ जाएंगे। फेसबुक का मेरे नाम से एक ग्रुप बना हुआ है सर नासिर का, उसको भी ज्वाइन कर लें, वहाँ भी अपडेट्स में डालता रहूंगा। और एक्सक्यूज मी सर, ऑफिशियल चैनल जी जी सर प्लीज सबको म्यूट कर दें, और सर प्लीज लेक्चर कंटिन्यू कर लें सर, थैंक यू, चले मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर, जस्ट 30 सेकंड का एक क्वेश्चन है मेरा। मैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू 30 मिनट लेट आया हूँ, तो पहले 30 मिनट क्विक रिवाइज कर दीजिएगा, एंड पे 2 मिनट आखिर में अगर टाइम बचेगा तो इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर, कंसीडर कीजिएगा प्लीज, थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने ये एरे बना लिया है, ठीक है, मैं सबको पहले म्यूट में डाल दूं। एक्सक्यूज मी सर, वॉइस पैनिक हो रही है। एक्सक्यूज मी सर, वॉइस बहुत पैनिक हो रही है, प्लीज सबको अनम्यूट कर दें। मैं वही करने जा रहा हूँ, म्यूट करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो अब ये एरे हमने क्रिएट किया था जो इंटीजर टाइप का था। अब मुझे इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, तो मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। तो भाई इंटीजर एरे जो हमने क्रिएट की है उसकी टाइप को चेंज कर दिया जाए np.float में। अच्छा, यहाँ मैंने फ्लोट भी जो है वो numpy के डॉट फंक्शन के साथ यूज किया है। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फ्लोट 32, ये स्ट्रिंग भी पास किया जा सकता है, लेकिन ये तो दोनों तरीकों से हो सकता है। तो अब जब इसकी डेटा टाइप हम चेक करेंगे तो इंटीजर 32 से इसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट हो गई, तो एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप जो है वो चेंज हो सकती है। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट को अगर इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करूंगा, यहाँ मैंने इसी नोट में लिखा है, अगर ये फ्लोटिंग पॉइंट एरे है हमारे पास जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ रहे हैं, इसको अगर इंटीजर से टाइप कास्ट करूंगा, इंटीजर 32 में कन्वर्ट करूंगा, तो ये क्या करेगा, ये ट्रंकेट कर देगा डेसिमल पार्ट। तो इसका ध्यान में रहे कि अगर आपको से मसला नहीं है तब ये काम करें, अदरवाइज जो है वो आपकी वैल्यूज जो है वो डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड हो जाएंगे। 3.7 जो है वो 3 में कन्वर्ट हो गया, 1.2 -1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बेसिक ऑपरेशन देख लेते हैं numpy एरे के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई numpy एरे बाय 2। हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया, A1 0 से लेके 9 तक नंबर जनरेट होंगे, हमने डायरेक्ट उसको कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम देख रहे हैं कि पूरी एरे सिर्फ एक मल्टीप्लाई के साइन के साथ जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी। हमें यहाँ लूप के थ्रू एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, जिस तरह यहाँ पर हमने किया है कि एक numpy एरे बनाई 10 to 20। हमने कहा अभी पूरे प्रीवियस A1 जो एरे है उसके अंदर A2 एरे को जमा कर दो। अब ये बड़ा ही आसान हो गया है। इसके लिए अगर मुझे ये काम पाइथन के थ्रू करना पड़े तो नेस्टेड लूपिंग जो है ना वो करनी पड़ेगी और ये काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर ये काम आपने जो है वो सिंगल आराम से प्लस साइन के साथ जो है वो कर लिया है। ठीक है, तो numpy एरे क्रिएट कैसे होती है ये हमने मुख्तलिफ तरीकों से देखा,
और डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप चेंज कैसे होती है, ठीक है। कुछ नंपाई के बिल्ट इन एरे के फंक्शंस हैं, एरे क्रिएशन फंक्शंस हैं, एरे क्रिएट कैसे कर सकते हैं वो डिस्कस किया हमने। और अब जो है क्यों जिस तरह हमने लिस्ट के अंदर वैल्यू को एक्सेस करते थे पाइथन के अंदर, नंपाई एरे के अंदर भी इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज को जो है वो एक्सेस किया जाएगा। अभी चूंकि हमने 1D एरे पढ़ी है तो हम 1D एरे के एलिमेंट बिल्कुल सेम प्रोसीजर है लिस्ट वाला कि A2 के अंदर जाओ, 0 इंडेक्स से वैल्यू ले आओ। उसने A2 के अंदर से 0 इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी। A2 10 से शुरू होगा इसलिए 10 ले आया वो। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी डाल सकते हैं, A2 की -1 ले आओ तो लास्ट वैल्यू ले आएगा 19, ठीक है। 20 तक चलेगा नहीं, 19 तक जाएगा तो लास्ट वैल्यू जो है वो 19 ले आया -1 के साथ। बिल्कुल वही काम है जो हमने पाइथन की लिस्ट में किया था, ठीक है। दो वैल्यूज उठा ली हमने, दो एक साथ पाई तो टपल की सूरत में दिखा रहा है, A0 उठा लिया और A1 उठा लिया। तो नंपाई एरे को 1D का एक्सेस तो जो है सिंगल वैल्यूज का एक्सेस जो है वो आपको वैसे ही मिलता है। अब 2D नंपाई एरे, अब अभी हमने सारा काम जो है वो 1 डायमेंशनल एरे पे किया था, अब हम सारा काम जो है वो 2 डायमेंशनल एरे पर करेंगे और इसको थोड़ा सा ज्यादा समझना पड़ेगा ज़ाहिर है। तो 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट पास कर रहा हूँ, एक ये दूसरी ये। अब यहाँ 2 लिस्ट पास हुई हुई है एक फर्दर लिस्ट के अंदर। ये लिस्ट के अंदर यानी इसको यूं समझ लें कि ये एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने ये एक लिस्ट डाली, कॉमा डाल के दूसरी लिस्ट बनाई, ठीक है। इस तरह मैं लिस्ट ऐड करता जाऊंगा। ये जो लिस्ट ऐड करता जा रहा हूँ ये लिस्ट एज अ रो ऐड हो रही है। ये इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो होगी, ये इस मैट्रिक्स की सेकंड रो होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एरे 2D जो है ये किस शक्ल में आएगा, ये इस शक्ल में आएगा। ये हमारे पास अब 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बन गया है, ठीक है। डायमेंशन का पता हमें इन ब्रैकेट से लास्ट में या स्टार्ट में और लास्ट में जितने ब्रैकेट लगे होंगे ये उतनी डायमेंशनल एरे होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल बन गया जिसके अंदर रॉ भी है और कॉलम भी है। अब इस 2 डायमेंशन ये अभी हमने जो 2 डायमेंशन एरे क्रिएट किया ये वही पाइथन लिस्ट की तरह क्रिएट किया। जैसे हमने 1 डायमेंशन में क्रिएट किया था पाइथन लिस्ट की मदद से, वैसे ही हमने 2 डायमेंशन में भी पाइथन लिस्ट की मदद से क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ हमने नंपाई का ए रेंज का फंक्शन इस्तेमाल किया। यहाँ जो बात मैं कर रहा हूँ वो क्या है, अ मोर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मींस इज टू यूज नंपाई एरेज एंड विदाउट रीशेप मेथड। रीशेप मेथड की मदद से किसी भी डायमेंशन का मैट्रिक्स क्रिएट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अच्छा, कैसे आसान हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पर जो है एक 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया जिसके अंदर 20 मेंबर्स हैं, ठीक है। अब 20 मेंबर्स को 2 डायमेंशनल में क्रिएट करना है तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रहे, जो रो और कॉलम आएंगे उनका प्रोडक्ट भी 20 होना चाहिए, 21 या 19 नहीं हो सकता, ठीक है। यानी रीशेप मैंने क्या कहा, अभी एरे 1 बना लिया, अब मैंने कहा अभी एरे 1 को रीशेप कर दो 4 रॉस एंड 5 कॉलम्स के अंदर। इसकी 4 रॉ बना दो, 5 कॉलम बना दो, ठीक है। तो 4 और 5 का जो मल्टी प्रोडक्ट है वो 20 आएगा, यानी 20 एलिमेंट्स पूरे फिट होने चाहिए। इसमें कम ज्यादा होंगे तो ये आपको एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पर कहूंगी भाई इसको 3 रॉज और 5 कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या कहेगा, हमें एरर देगा, कैन नॉट रीशेप एरे ऑफ साइज 20 into 3 5। 3 5 से 15 तो एडजस्ट हो जाएंगे, 5 नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब मैं इसको 4 में करूंगा तो ये क्रिएट कर दिया इसने, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर दिया। तो इसके मुकाबले में जहां आपको लिस्ट डालनी पड़ रही है, रीशेप करना के लिए डाटा जो है ना बनाना जो है ज्यादा आसान है, लेकिन इसके अंदर जाहिर है रेंज के थ्रू हमने क्रिएट किए हैं तो 0 1 2 3 सिर्फ नंबर आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल जो है
वो एरे जो है वो रीशेप के थ्रू क्रिएट हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया था, अलग जो है एरे क्रिएट किया और उसको यहाँ पर रीशेप किया। ये दोनों काम जो एक सिंगल स्टेप में कर सकता हूँ कि np.arange 20 यहीं पर मैंने एरे क्रिएट किया और उसी के आगे मैंने रीशेप चला दी। तो इससे भी जो है सिमिलर काम होता है, एक ही लाइन के अंदर ये दोनों स्टेप जो है ना वो हो गए। अब इसका साइज ऑफ एनी डायमेंशनल एरे np.size किया मैंने। किसके पास है म्यूट कर लें प्लीज इसको। अब np.size मैंने मालूम किया 2D एरे का। मैंने कहा साइज हमें बताता है कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने मेंबर्स हैं इस एरे के अंदर। तो उसने हमें रिटर्न किया कि इसके अंदर जो है ना 20 एलिमेंट्स है, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे साइज जो है वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, np.size array 0, ये 0 क्या रिटर्न करता है, ये 0 बताता है कि रॉ का साइज कितना है, रॉस कितनी है। तो रॉ हमारे पास 0 और ये 4 रॉज हैं जो उसने यहाँ पे हमें दिखा दी। और इधर में साइज में इसके साथ 1 पास करूंगा तो यकीनन ये क्या रिटर्न कर रहा है, कॉलम्स रिटर्न कर रहा है कि कितने कॉलम जो है हमारी मैट्रिक्स में। और इसके साथ ही अगर मैं यहाँ पर रॉ ऐड करूं np डॉट, बल्कि जो मेरी एरे का नाम है, एरे है मेरी एरे 2D डॉट शेप, वही ऑर्डर वाली बात कर रहा हूँ जो मैंने ऑर्डर वाली बात की थी। शेप चलाऊं तो ये मुझे दोनों एक साथ दिखा देगा। इसके अंदर 4 रॉज एंड 5 कॉलम्स। वेक्टर की सूरत में सिर्फ 4 कॉमा दिखाएगा और 2D मैट्रिक्स की शक्ल में रॉज एंड कॉलम्स दोनों बताएगा, 4 रॉज एंड 5 कॉलम्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी हमने कुछ काम किया है कि एक 2D एरे को दोबारा से 1D एरे बनाया जा सकता है, यानी उसको दोबारा रीशेप किया जा सकता है। यानी एक सिंगल एरे को जब आपने मल्टीपल डायमेंशनल एरे में कन्वर्ट किया है, यानी वेक्टर था हमारे पास 1D एरे, उसको हमने 2D में रीशेप किया है, तो 2D भी रीशेप होके वापस 1D जो है ना वो बन सकती है। ठीक है, जैसे एरे 2D है हमारे पास, ये है एरे 2D 4 रॉज एंड 5 कॉलम्स की। अगर मैं इसको रीशेप में दे दूं 20, यानी 4 रॉज एंड 5 20 एलिमेंट से मैंने इसको 20 प्रोवाइड कर दिया, और ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, एरे 1D, ये 1 डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा ये हमारे पास 64 एलिमेंट्स की मैं एक एरे बना रहा हूँ जिसके अंदर 8 रॉज, और 8 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये एरे 2D हमने यहाँ पर क्रिएट किया। इस एरे 2D को अब मैं यहाँ पर रीशेप कर रहा हूँ फर्दर आगे 4,4,4 में। इन तीनों का प्रोडक्ट भी 64 ही आना चाहिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं एरे 2D में। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक 2D एरे को वापस रिवर्स ले गए 1D एरे में, कन्वर्ट होगी, और हमने एक 2D एरे बनाया, उसको हमने फर्दर डायमेंशन में यानी 3 डायमेंशन के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं नीचे, फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहली जो है ये आपके पास एरे जो 2D थी जिसमें 20 मेंबर्स थे, वो शेप 20 यानी वेक्टर की शेप में कन्वर्ट हो गई। ये हमें यहाँ नजर आ रहा है, ये आपके पास जो है वो वेक्टर जो है वो बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने एक 2D एरे बनाया जिसके अंदर 8 रॉ और 8 कॉलम्स हैं। ठीक, इस 8 रॉ और 8 कॉलम की मैट्रिक्स ये मुझे नजर आ रही 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है। मैंने इसको यहाँ पर क्या कहा है कि इसको 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, 3 डायमेंशन को रीड कैसे करते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ लिख भी रहा हूं मैं। पहला जो पैरामीटर 4 है ये शो करता है डेप्थ, अभी बताता हूँ डेप्थ क्या चीज होती है। दूसरा शो करता है रॉस, और तीसरा शो करता है कॉलम्स। यानी पहला 4 जो शो कर रहा है वो डेप्थ को शो कर रहा है,
दूसरा 4 रॉस को, तीसरा शो 4 जो है वो कॉलम्स। अभी डेप्थ क्या चीज होती है जब हम 3D बनाते हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि जैसे हम 3D क्रिएट करते हैं तो वो कैसी होती है। ठीक है, ये मेरे पास एक 3D मैंने कोशिश किया है एरे की जरा सी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन बनाने की। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर मैट्रिक्स की तादाद कितनी नजर आ रही है हमें, इसमें नजर आ रही है हमें 1 2 3 4। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कह रहा हूं कि भाई ये एक मैट्रिक्स जो है वो 3/5 का है, दूसरा भी 3/5 का होगा, तीसरा भी 3/5 होगा। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा कि भाई 3,5। अब मेरे पास ये शेप जो है वो कैसे रीड हो रही है कि 3/5 की हमारे पास कितनी मैट्रिक्स हैं, 4 मैट्रिक्स हैं। यानी उनकी कह सकता हूँ कि 3/5 की 4 मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के पीछे मौजूद हैं, यानी डेप्थ में मौजूद हैं। इसका आउटपुट की शक्ल में हम एरे की शक्ल में देखते हैं यहाँ पर कि कैसा आ रहा है। जब मैंने इसको 4/4 में कन्वर्ट किया को तो मुझे नजर आएगा कि 4/4 की एक, यानी ये हो गई रॉ और कॉलम। और ऐसी कितनी डेप्थ होंगी, ये इसके नीचे नहीं होंगी, ये इसके पीछे होंगी। इसलिए मैंने आपको इमेज में दिखाया, एक के पीछे एक तस्वीर की तरह लगी हुई होगी। कितनी बनी होंगी, 4 बन गई, 1 2 3 4। तो 3 डायमेंशनल के अंदर जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। ये पहली जो नजर आ रही, दूसरी, उसके भी तीसरी, उसके पास चौथी जो है ना वो आपके पास एरे नजर आ रही है जो एक दूसरे के पीछे है, यानी 3D बनाते हैं बॉक्स की तरह 3 डायमेंशन में बन रही है। और हमें इसको यहाँ से इसके 3 ब्रैकेट से भी नजर आ रहा है कि ये 3 डायमेंशनल जो है ना वो क्रिएट हो गई। तो रीशेप जो है हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, डायमेंशन बढ़ा भी सकते हैं और उसमें डायमेंशन जो है वो कम भी कर सकते हैं। एक मिनट, शर्त सिर्फ ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जो सेटिंग है वो बिल्कुल आपने सही रखनी है। जी सवाल पूछें। सर ये इसमें सबकी रॉ और कॉलम बराबर होंगे, मतलब डेप्थ सबकी इक्वल होगी? जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकती है। तो उसको रीड कैसे करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ। मैं 64 की अरेंजमेंट किसी और तरह करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 4/4 किया मैंने, मैं इसको कहता हूँ ये 8 कर दो, डेप्थ जो है वो 8 कर दो और 2 रॉज हो और 4 कॉलम हो। अब भी ये 64 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब देखता हूँ, या मैं इसको करता हूँ डेप्थ जो है वो 2 कर दो, बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, और 4 जो है रॉस कर दो और 8 जो है वो कॉलम्स कर दो। अब मेरे पास 2 मैट्रिक्स बनेंगी उस फिगर के अंदर, जिसके अंदर 4 रॉज और 8 कॉलम्स वाली होंगी। लेट्स सी। अच्छा जी, वैल्यू एरर आ रहा है, क्या करें। 6420 शेप कौन सा वाला है, कहीं देखो शेप का एरर आया, अभी बताता हूँ कहाँ है ये। 20 कॉमा, सर ये जो स्टूडेंट्स चैट कर रहे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं हमें, काइंडली ने कहते हैं कि चैट ना करें इधर। भाई चैट ना करें, फालतू किस्म की अपनी पर्सनल जो है वो चैट को यहाँ ना यूज करें प्लीज। ये आ गया आपके पास, मैंने उसको उसकी वजह से एरर आ रहा था, अभी इसको मैंने कमिट कर दिया। अब ये हमारे पास एरे है। अब मैंने इसको बनाया 2 4 8। अब ये 2 बनी है सिर्फ मेरे पास, 2 इसकी डेप्थ हो गई, कि डेप्थ का मतलब है कितनी मैट्रिक्स बनेंगी 2/2 की, और वो 2 और एक मैट्रिक्स में 4 रॉज और 8 कॉलम होंगे, यानी 4 रॉज और 8 कॉलम्स की 2 मैट्रिक्स बनेंगी। इसको यूं पढ़ लें, 4 रॉज एंड 8 कॉलम्स की 2 मैट्रिक्स बनेंगी। तो सर इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब एप्लीकेशन आप मतलब किसी एप्लीकेशन में आपने एक डायमेंशन जो है ना उसको आर्बिट्रेरी होती है, मींस आपको सिर्फ एक डायमेंशन, आपको फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रोज सेम चाहिए होती हैं,
लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स आपके आर्बिट्रेरी भी हो सकते हैं, तो क्या हम हाँ। रीशेप करते हुए ये कर सकते हैं? नहीं, उसके अंदर जो है ना फिर हम जो है वो वेक्टर वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। जब हम पास कर रहे होते हैं ना कि फिर उस मैट्रिक्स में से मैं बता तो दिया कि भाई एक रो तो होगी, कॉलम कितने हैं पता नहीं, ठीक है, रॉज में डाटा आएगा लेकिन कितना लंबा डाटा को मालूम, तो कॉलम वाला पोर्शन जो है ना वो हम ड्रॉप कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उठाता रहता है कॉलम। ये आके जो है ना कोशिश करूंगा कि इसको दिखा दूं, शायद हो भी आगे एग्जाम्पल के अंदर। ठीक हो गया सर, ये लाजमी दिखाइएगा सर, इसमें एक इशू आ रहा था इसलिए मैं पूछ रहा अच्छा, हूं। ये हमारे मेरा पास भी जो है क्वेश्चन है। अभी 1 मिनट रुक जाए बस। रीशेप तो हमने कर लिया। रीशेप का एक सिमिलर मेथड है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, ये है रावेल, ठीक है। ये इज अनदर मेथड बट डायरेक्टली कन्वर्ट द एरे टू वन डायमेंशन। लेकिन ये रावेल आपसे जो है ना क्या नहीं मांगता, साइज वाइज नहीं मांगता, क्योंकि इसका काम ही क्या है कि इसको जो भी मैट्रिक्स मिले उसको सीधा सीधा फ्लैट कर दो, ठीक है। तो ये फ्लैट कर देता है, इसका काम सिर्फ ये है बस। वरना रीशेप से हम 2 डायमेंशन भी बना रहे हैं, 3 डायमेंशन भी बना रहे हैं। रीशेप तो रीशेप किसी में भी रीशेप कर लेगा, लेकिन रावेल रीशेप सिर्फ एक ही करेगा, वो है फ्लैट। ये देखें, इसने 64 की सिंगल डायमेंशनल एरे जो है वो क्रिएट कर दी, ठीक है। तो रीशेप भी रीशेप करता है, लेकिन रीशेप के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप उसकी डायमेंशन बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, 1 में भी बना सकते हैं। लेकिन रावेल भी रीशेप करता है, लेकिन रावेल सिर्फ 1 डायमेंशन ही बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो है टेक्निकल जो समझनी है हमें, कि रावेल और जो रीशेप है, इन दोनों का फर्क तो आपने समझ लिया। यहाँ पर एक चीज और है कि जो रीशेप जब हम कर रहे होते हैं तो ये कर क्या रहा होता है, रीशेप करके मैट्रिक्स में सेव भी कर रहा होता है। दूसरी, जैसे मैंने यहाँ पर इसको रीशेप किया, रीशेप करने के बाद मैंने 3 डायमेंशन बना दिया। 3 डायमेंशन बनाने के बाद क्या होता है, अच्छा आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का। ये 3 डायमेंशन जो क्रिएट कर रहा है, ये कॉपी नहीं बनाता डाटा की, ये इसी डाटा का व्यू बनाता है। अच्छा, ये बात अभी नहीं भी समझ में आ रही होगी, जब मैं परफॉर्म करूंगा तो फिर उस वक्त बिल्कुल आपको सही समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पढ़ लेते हैं पहले। इवन थो रीशेप एंड रावेल डू नॉट चेंज द शेप ऑफ द ओरिजिनल एरे ऑफ मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है उसकी शेप चेंज नहीं होती, ये नया रिटर्न करते हैं मैट्रिक्स जिस नई शेप के अंदर जो हमने दी होती है, ठीक है। दे डू एक्चुअली रिटर्न 1 डायमेंशनल व्यू इन द स्पेसिफाइड एरे ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब इस चीज को देखें, हमने क्या किया, जरा गौर से इस पर तवज्जो दीजिएगा। हमने एरे 2D को रावेल्ड कर दिया, तो वो रीशेप होके 1 डायमेंशन हो गई। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रावेल जो हमने की है उसके 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू डाल दो, ठीक है। ये आगे 0 इंडेक्स पे ये वैल्यू, बिल्कुल सही। अब मैंने जो बात की वो क्या की है, अब मैं एरे 2D को चेक करता हूं जिसको हमने रीशेप किया था रावेल के थ्रू। एरे 2D को चेक कर रहा हूं जिसको रावेल के थ्रू रीशेप किया था। तो एरे 2D को जब मैंने चेक किया तो वो चेंज जो है वो एरे 2D में भी आ गया जो मैंने रावेल के अंदर किया था, इवन थो कि नया वेरिएबल बनाया था। तो इससे ये बात पता चल रही है कि ये इसकी कॉपी बना के अलग डाटा नहीं बनाता, बल्कि उसी डाटा का व्यू चेंज करके दिखा रहा होगा। और व्यू के अंदर कोई चेंज होगा तो ओरिजिनल में भी चेंज नजर आएगा, ओरिजिनल में चेंज होगा तो वो व्यू में भी चेंज जो है वो नजर आएगा। तो रावेल और रीशेप इन दोनों यही काम करते हैं कि ये नया व्यू बना कर देते हैं, और व्यू के अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल को भी हिट करेगा। ये हमने यहाँ पर देख लिया रावेल वाले केस में। अब रीशेप वाले केस में भी देख लें कि मैंने 3x3 का एक 2 डायमेंशनल जो है वो क्रिएट किया। अब मैंने इसको रीशेप करके 1 डायमेंशन बना दिया। 1 डायमेंशन बनाया कैसे कि मैं सिर्फ 9 लिखा है, रॉ कॉलम नहीं बताए, तो इसका मतलब ये 1 डायमेंशन वेक्टर बनेगा। 1 डायमेंशन वेक्टर बना दिया। अब मैंने 1 डायमेंशन में बोला, यानी जो 1 डायमेंशन बनाए, दिस इज नॉट अ न्यू वेक्टर, बल्कि ये उसी का व्यू चेंज करके दिखाया उसने।
यानी मैट्रिक्स वही है, सिर्फ उसने खींच के सीधा करके सिर्फ आपको दिखा रहा है कि देखो ये ऐसा हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके 0 पे मैंने कहा भी 777 डाल दो, उसने कहा डाल दिया भी 0 पे 777, वेरी गुड। अब मैं उस ओरिजिनल 2D को चेक करता हूँ जिसको रीशेप किया गया। ओरिजिनल 2D पे जब हमने चेक किया तो ये हमारे पास ओरिजिनल के अंदर भी चेंज हो गया। ये वही वाली बात है, पास बाय रेफरेंस है, रेफरेंस में वैल्यू चेंज होगी तो सब जगह चेंज हो जाएगी। होपफुली ये बात समझ में। जी आप पूछें सवाल। जी सर, जैसे आपने ओल्ड वीडियोस में हमने देखा था कि जो लिस्ट थी उसमें हम सेम इसी तरह करते थे, हम लिस्ट की कॉपीज बना लेते थे। एक तो लिस्ट हम सीधा सीधा रेफरेंस पास कर देते थे, वो तो जैसे कॉपी वाले में चेंज करते थे तो ओरिजिनल में उसका एक फंक्शन था डॉट कॉपी वाला। तो इस तरह का कोई इसका भी फंक्शन होता है कि हमारे ओरिजिनल में कोई चेंजेस ना हो लेकिन आगे जो के। जी हाँ, इसका भी फंक्शन होता है, कॉपी बना लें, डॉट कॉपी से कॉपी हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है जी सर, अगर हम फुल अरे में एक वैल्यू भी अगर फ्लोट की लिखेंगे तो वो मल्टी डायमेंशन अरे भी फ्लोट की हो जाएगी टोटल? फ्लोट, पूरी फ्लोट की हो जाएगी। देखो यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ मैंने किया 77.0, ठीक है सर। ये जी बोले सर, जो लिस्ट के फंक्शन होते थे वो एरे पे भी काम करेंगे? नहीं, एरे पे काम नहीं करेंगे। लिस्ट के फंक्शन जो है वो एरे पे काम नहीं करेंगे। सर आपने 2D और 3D एरे में ये बताया था कि जब 3D एरे में हम जाते हैं तो एक एडिशनल एट्रीब्यूट आ जाता है डेप्थ का, जिससे पहले उसमें 1D और 2D में रोज और कॉलम्स आ रहे थे। तो जब हम 3 डायमेंशन से ऊपर जाएंगे तब भी वो 3 ही रहेंगे या उसके अलावा भी चेंज हो जाएंगे? नहीं, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। में जाएंगे तो 4 एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, 4D 5D 6D 7D सब हो जाएंगे। अच्छा, और उनमें रहेंगे वो 3 ही, डेप्थ, रोज और कॉलम? नहीं, एक्सिस बढ़ जाएंगे ना। जी। डेप्थ जो है वो तीसरा एक्सिस, जेड एक्सिस है ना। तो अगर 4D में जाएगा तो चौथा एक्सिस आ जाएगा। वो सर अरे फास्ट है या लिस्ट फास्ट है? अरे बहुत फास्ट है भाई, शुरू में करके तो दिखाया मैंने। 1000 और मेमोरी के हिसाब से, और मेमोरी के हिसाब से थोड़ा सा ये ज्यादा मेमोरी लेती है क्योंकि कंटीजस होती है ना, एक के बाद एक वैल्यू लेती है। तो ऐसी जगह जाके फिट होगी, ऐसी जगह जाके फिट होगी जहां इसको जगह मिल जाए कि सारे एलिमेंट लाइन से आ जाएं। जबकि लिस्ट के अंदर क्या होता है, कहीं भी जगह मिलती है, एक एक वैल्यू डाल देता है वो, इस वजह से उसको एक्सेस करने में टाइम लगता है। सर वैसे तो पाइथन में इंटीजर जो है वो शायद 4 बाइट का होता है, लेकिन इधर 32 का आपने बताया। इस कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दें। नहीं, बहुत सारे टाइप बाइट्स के होते हैं, ऐसा नहीं है। 4 का नहीं होता, बाय डिफॉल्ट हो सकता है 4 का 8 का, लेकिन आप चेंज करना चाहें, बढ़ाना चाहें तो कर सकते हैं, 64 तक भी ले जा सकते हैं। नहीं, बाय डिफॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है जी, 8 आ रहा है। तो इधर 32 आपने बताया है। 32 तो मैंने लिखा था ना। जी, वो अब एक्सप्लिसिटली हमने जो है शायद कन्वर्ट किया 32 में। एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट किया हमने। सर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरा। अच्छा अभी रुक जाए, मैं तो अब थोड़ा सा आगे चलने दे, क्वेश्चन आखिर में लेंगे ना। ठीक है ना, क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा, ले लेंगे क्वेश्चन। अच्छा जी, फ्लैटन भी क्या करता है, ये भी रावेल की तरह उसको फ्लैट कर देता है। रावेल की तरह, जैसे रावेल जो है 1 डायमेंशन में फ्लैट करता है, फ्लैटन का मेथड भी 1 डायमेंशन में सीधा फ्लैट कर देता है। लेकिन ये वो वाला काम नहीं करता, ये कॉपी बना लेता है। ये इंस्टेड ऑफ व्यू क्या करता है, ये कॉपी बना लेता है। तो अब मैं यहाँ चेक करा सकता हूँ कि फ्लैटन की फंक्शनलिटी, ये एरे बनाई मैंने कहा भी एरे को फ्लैटन करो, फ्लैटन एरे बनाओ। अब फ्लैटन एरे के अंदर मैंने कहा 0 पे 555 डाल दो, मैंने कहा डाल दिया। मैंने कहा ओरिजिनल एरे को चेंज करो, चेक करो, तो ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये फ्लैटन जो है ये कॉपी बना लेता है। रावेल और रीशेप जो है वो कॉपी नहीं बनाते, वो व्यू बनाते हैं। ये दोनों वर्ड याद रखिए, कॉपी और व्यू, और इनका डिफरेंस भी याद रखिए। सर व्यू का मतलब है कि जस्ट उसने आपको एक व्यू रिटर्न किया, लेकिन मेमोरी में उसने कोई नई कॉपी क्रिएट नहीं की, नहीं करी। वो यूं समझ लें कि वो वही तस्वीर को उसने टेढ़ा करके आपको दिखा दिया, तस्वीर वही है। ठीक है। अच्छा जी, np.resize जी
लेस सर कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं कैप्चर करती। लिस्ट कंटीन्यूअस नहीं करती, कंटीन्यूअस भी कर सकती है और जहां जगह मिले वहां भी वैल्यू डाल देती है। जिस तरह C++ में हम देखते हैं सर, उसमें तो कंटीन्यूअस होती है। अब यार वो अब दूसरी लैंग्वेज का मैं क्या डिस्कस करूं, यहाँ पे चलने दो, अभी आगे चलने दो। ठीक है। np.resize मैंने इसके आगे लिख दिया डेंजर। अच्छा डेंजर क्यों लिख दिया है? क्योंकि ये रिसाइज जो है ये ओरिजिनल को रीशेप कर देता। तो अगर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है और आपने डेटा को कर दिया तो आपका ओरिजिनल डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, मुस्तकिल तौर पर इन प्लेस रीशेपिंग हो जाएगी। तो 0 to 9 रीशेप मैंने किया 3x3 न्यू एरे। आप देखें यहाँ पर मैं न्यू एरे को क्या कर रहा हूँ, रिसाइज कर रहा हूँ, और रिसाइज को यहाँ गेट करना चाह रहा हूँ कि क्या है, आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा। मैं इसको चला रहा हूँ, आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों कह रहा है? इट इज रिटर्निंग नन, कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इट चेंज द ओरिजिनल डाटा। बस उसने क्या किया, ओरिजिनल को जाके चेंज कर चुका है, वो आपको रिटर्न नहीं दे रहा। जाओ जो देखना है ओरिजिनल में देख लो। ओरिजिनल मेरा सीधा हो गया, 3x3 था, उसने अपना काम वहां पे रिसाइज का कर दिया और कुछ आपको रिटर्न नहीं किया है। ठीक है, ये कुछ हमने फंक्शन देखे, रीशेप, रिसाइज, रावेल के, जिनकी फंक्शनलिटी होपफुली जो है वो सबको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ाते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ कि ये सिंपल छोटे से काम है। ये इस नोटबुक को आप दोबारा अपने पास भी चला लेंगे तो ये इजीली आपको समझ में आने लगेगा। कोई इशू नहीं है। अगर कोई बात मिस भी हो गई है, देर से ज्वाइन किया है, तो फिर भी देख लीजिएगा। बेसिक इंडेक्सिंग सर ये नोटबुक कहाँ से मिलेगी? मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। बेसिक इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जो है हमने कहा, सिंगल डायमेंशनल एरे में तो हमने वैल्यू गेट कर ली, और सिंगल डायमेंशनल एरे की स्लाइसिंग जो है वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि लिस्ट की स्लाइसिंग होती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल की स्लाइसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यानी अगर 2 डायमेंशनल एरे है उसमें से स्लाइस करके वैल्यू निकालनी तो क्या होगा। सबसे पहले एक एरे क्रिएट किया, ये आपके पास मल्टी डायमेंशनल एरे। भाई किसी के पास से शोर आ रहा है, मुझे प्लीज म्यूट कर लें। इंडेक्सिंग, अच्छा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में फर्क क्या होता है ये पता है सबको? प्लीज आप ही म्यूट कर दें सबको। अच्छा मैं सर ये तो फहद है सर। फहद भाई प्लीज यार, थैंक यू। अच्छा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में क्या डिफरेंस होता है, और कोई रेज हैंड करे बताने के लिए। डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, जल्दी से, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। सर मैं बता सकता हूँ? जी जी बताइए। सर स्लाइसिंग में ये होता है कि हम उसको नंबर देते हैं, मतलब हमने अगर एक नंबर के बाद दूसरा नंबर लेना है, मतलब एक 2 नंबर की स्पेस है तो उससे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, मतलब कि जंप करवा सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। जो इंडेक्सिंग का ये लास्ट टाइम जो मैंने किया था क्लास में, उसमें यही है कि आप इंडेक्स का नंबर देते हैं तो वो वाली आपको वैल्यू दे देता है, मतलब आपको सिंगल वैल्यू दे देता है इंडेक्स से। जो स्लाइसिंग से आपको 2 4 6 मतलब बहुत सी वैल्यू आप इकट्ठे ले सकते हैं किसी लिस्ट से या। वेरी गुड वेरी गुड। जी जी बताइए। जी जी सर जैसे इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग में हम सिंगल इंडेक्स देते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं डायरेक्टली। और जब हम स्लाइसिंग की बात करते हैं, स्लाइसिंग में एक अरे होती है, उसमें हम अपनी मर्जी से उसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिटेड अरे हम उससे निकलवा सकते हैं कोई भी यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से। वहाँ पर वो 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, 3, यानी कि जितने हम अपनी मर्जी चाहें। सर जो स्लाइसिंग होती है उसमें चंक ऑफ वैल्यूज निकाल आती हैं, एंड जो इंडेक्सिंग होती है उसमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनें कि शायद कोई नई बात पता चल जाए। देखें एक्सेस करने का तरीका क्या है 2 डायमेंशन के अंदर, ये सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। 2 डायमेंशन मेरी एरे 2D है, अगर मैं उसके अंदर सिर्फ एक नंबर पास करूंगा तो वो नंबर ट्रीट होगा एज अ रॉ इंडेक्स। ठीक है, ये मुझे रॉ इंडेक्स है तो ये सेकंड इंडेक्स है, मतलब ये थर्ड रॉ लेकर आएगा, 0 से शुरू होगा तो ये रिटर्न करेगा मुझे थर्ड रॉ, यानी 7 8 9, राइट। अच्छा
फिर अगर मुझे पूरा कॉलम एक्सेस करना है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, अभी शायद नहीं समझ में आ रहा हो क्या लिखा हो, लेकिन ये मैं आपको अभी थोड़ी देर आगे चल के बता दूंगा। 2, 5, 8 ये कॉलम नंबर 1 जो है वो एक्सेस कर लिया गया, 0 कॉलम और 1 कॉलम 2, 5, 8 एक्सेस कर लिया गया। यानी क्या, सारी रॉ सेलेक्ट करो, इसका मतलब होता है कॉलम का मतलब होता है पूरी रॉ, और कॉलम नंबर इंडेक्स 1 सेलेक्ट कर लो। अच्छा जी, एक्सेसिंग एन एलिमेंट ऑफ 2D एरे, मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया, ये एरे बन गया 5 by 5 का, ठीक है। इसमें से मैंने एलिमेंट जो है ना वो एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्क किया हुआ है कि 12 एक्सेस करना है, कोई तो अब इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 2D एरे, इसकी रॉ नंबर क्या है, 0, 1, 2, ये सेकंड रॉ में है। कॉलम नंबर क्या है, 0, 1, 2, कॉलम भी इसका 2 है, तो ये क्या बन गया हमारे पास 2, 2। इस तरह हमारे पास जो इसने रिटर्न किया वो क्या है, 12। इसको यूं भी लिख सकता हूं मैं, और इसको यूं भी लिख सकता हूं कि मैं 2 अलग दे दूं और 2 अलग दे दूं, ये भी बिल्कुल वैलिड तरीका है, दोनों से जो है ना ये काम करता है। एक ही उसमें दे दूं या अलग अलग दे दूं, ये आपके पास 12 जो है वो इसने इसको लोकेट कर लिया है। अब मैंने एक इमेज ऐड की है जिसमें ये एलिमेंट जो है मुझे एक्सेस करने हैं। सबसे पहले मेरे पास 3 एक्सेस करना है मुझे, तो 3 एक्सेस करने के लिए इसका रॉ नंबर क्या है, 0, तो हमने यहाँ रॉ में लिख दिया 0। कॉलम नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3, कॉलम में लिख दिया 3। इसी तरह 7 का रॉ नंबर है 1, यानी 0, 1, तो रॉ में आ गया 1। कॉलम नंबर है 0, 1, 2, तो 2 जो है वो यहाँ पर आ गया। इस तरह 14 को एक्सेस करना है, तो इसका रॉ नंबर है 2, रॉ का इंडेक्स है 2 और कॉलम का इंडेक्स है 4। और 21 को एक्सेस करना है, तो इसका रॉ नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 और कॉलम नंबर है 1। अब मैं इसको रन करता हूं, तो ये सारी वैल्यूज जो है उसको रिटर्न करना चाहिए, यानी 3, 7, 14 और 21। जी सर, मुझे ये पूछना था, ये जब आपने कॉलम को एक्सेस किया है, तो कॉलम को एक्सेस करने के बाद भी उसने जो आउटपुट दिखाया है वो रॉ की फॉर्म में दिखाया है। जी हाँ, यही फर्क, मैं अब मेरी बात सुनो, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। यही फर्क मैं अभी आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ठीक है, ये अभी आगे आएगा। ओके, तो ये हमने एक्सेस कर लिया। अच्छा, तो यहाँ मैंने कुछ समझाने के लिए लिखा है, स्ट्रक्चर फॉर इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन अ 2D एरे। क्या स्ट्रक्चर होता है, शेप हमारे पास रॉ एंड कॉलम्स में होती है। जब हम स्लाइसिंग या कर रहे होते हैं तो रॉ जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक होती है, स्टार्ट ऑफ रॉ और एंड ऑफ रॉ, कॉमा, और कॉलम जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टार्ट ऑफ कॉलम और एंड ऑफ कॉलम। अब ये इमेज है मैंने लगाई हुई है, इसके अंदर से मुझे स्लाइस करके ये मैट्रिक्स जो है वो निकालना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने कहा लाइट ब्लू वाला जो है ये वर्टिकल कॉलम, इसको एक्सेस करना है। अब देखिए जरा, सबको नजर आ रहा है क्या लिखूंगा मैं, 2 पार्ट हैं, रॉ का पार्ट और कॉलम का पार्ट, रॉ कॉमा कॉलम। मुझे रॉ नंबर 0 से शुरू करना है, रॉ नंबर 0 से शुरू करना है और कहां तक जाना है, 0, 1, 2, 3, रॉ नंबर 3 तक गया, यानी रॉ नंबर 0 से रॉ नंबर 3 तक गया। और कॉलम में कहां तक जाना है, कॉलम नंबर है 0, 1 कॉलम में ही रहना है। अच्छा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि 1 से 1 में जाना है और 1 में रहना है, 0 से 3 जाना है। पहले आउटपुट देखता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ 1 से 1 लिख दिया। जिस तरह रेंज के अंदर हम एक ज्यादा देते हैं तो लिस्ट के अंदर भी हमने एक इंडेक्स ज्यादा देते थे तो वो एक कम तक चलता था। इस तरह यहाँ पर भी 1 कॉलम एक्सेस करना है, इसको बोलूंगा 1 से 2 तक जाओ, तो 2 तक तो नहीं जाएगा, ये 1 पर ही काम जो है वो करेगा। अच्छा, अब मैंने इसको ये किया तो इसने कहा 1, 6, 11, 1, 6, 11
16 नहीं आया, क्यों? उसकी वजह भी यही है कि मैंने 3 कहा है, तो वो कहाँ तक चला गया? 2 तक चला गया, 0 1 2 तक। 3 एक्सेस करना है तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4। ये मैंने इसको एक्सेस किया, ये हो गया हमारे पास कॉलम एक्सेस, जो लाइट ब्लू वाला। उसके बाद येलो वाला हमने एक्सेस करना है। येलो वाले में क्या है अभी? ये शुरू हो रहा है जी सर, इसमें 0 to 1 आना चाहिए था इसमें कॉलम के लिए। नहीं, कॉलम 0 तो शामिल कॉलम ही के नहीं है लिए ना। जब आपने एक्सेस सुने किया सुने तो मेरी बात सुने, 0 कॉलम शामिल है क्या हमारी स्लाइसिंग में? नहीं सर। हमारी स्लाइसिंग 1 से शुरू हो रही है ना। जी हाँ। समझ गए? समझ गए? जी अब आता हूँ मैं इस येलो वाली स्लाइसिंग के ऊपर। येलो वाली स्लाइसिंग स्टार्ट हो रही है रॉ के लिए, रॉ नंबर 1 से, रॉ इंडेक्स 1 से, और जा रही है 2 3 4, रॉ 4 तक, यानी एंड तक जा रही है। तो एंड तक ले जाना है, 4 को शामिल करना है तो यहाँ क्या पास करना पड़ेगा? 5। ठीक है, 4 तक ले जाना है तो 5 पास करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर एंड तक ले जाना है तो कुछ भी पास ना करें, एम्प्टी छोड़ दें, तो वो समझ जाएगा एंड तक जाना है। लेकिन मैंने यहाँ 5 लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो रॉ तो आ गई 1 से लेके 4 तक। कॉलम कितने आ रहे हैं? 0th कॉलम, 1st कॉलम, 2nd कॉलम। 2nd तक जाना है तो मुझे 3rd कॉलम लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा 0 से शुरू करो, 3rd कॉलम तक जाओ और आप लेकर आओ। ये ले आया वो पूरी मैट्रिक्स, 5 6 7 10 11 12 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा जी। तीसरा हमारा है ब्लू वाला। ब्लू वाले में रॉ शुरू हो रही है 0 से, जा रही है 1 तक। तो 0 और 1 तक जाना है तो 2 देना पड़ेगा। अब यहाँ आ गया मैं, 0 से 1 तक जाना है तो 2 दे दिया, ओके। और कॉलम में 0 1 2 3 से शुरू करना है और 4 इंडेक्स तक जाना है, और 4 इंडेक्स आखिरी है। आखिरी के लिए मैंने बताया कि अगर एंड तक जाना हो तो या तो एक ज्यादा लिखो या एम्प्टी छोड़ दो। तो हमने यहाँ पर क्या किया है? एम्प्टी छोड़ के दिखाया है कि रॉ यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो और कॉलम 3 से शुरू करो, आगे जितने भी आ रहे हैं सब सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पर 3 4 8 9 जो है ये वाली मैट्रिक्स जो है एक्सेस होगी। सर ब्लू मैट्रिक्स को नेगेटिव इंडेक्सिंग से जरा दिखाएंगे सर। नेगेटिव इंडेक्सिंग से कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग इसका कॉलम नंबर है -1 और ये -2। तो मैं इसको दे सकता हूँ यहाँ पर कॉलम नंबर -2 से ऑनवर्ड जाओ, तो ये आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी काम कर गई। 3 4 8 9। ठीक है सर येलो वाली को जब हमने एक्सेस किया तो उसमें हमें रो में लास्ट वाला देने की जरूरत तो नहीं थी। मैंने समझाने के लिए दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। सर नेगेटिव इंडेक्सेस में 0 इंक्लूड नहीं होता? नहीं, गिनती जो है वो -1 से शुरू करता है, नेगेटिव -1 होता है, 0 नेगेटिव होता नहीं है। 0 जो है वो दरमियान में खड़ा होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि इसका स्लाइस ये बनेगा, ये आप खुद पढ़िएगा इसको। अच्छा जी, ये वो सवाल था जो मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो उसका जवाब यहाँ पर मिल रहा है। इंडेक्सिंग में क्या होता है? टारगेट द एलिमेंट ऑफ द एरे, द रिटर्न इज द इंडिविजुअल वैल्यू और ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैविंग देयर ओन डेटा टाइप्स। जैसे D2 एरे थी मेरे पास, ये वाली, इसमें से मैंने इंडेक्सिंग की है। इंडेक्सिंग करके मैंने बोला 4th रो 2nd कॉलम। अच्छा भाई, 4th रो 0 1 2 3, 4th रो 2nd कॉलम, 1st कॉलम 0 कॉलम 1 कॉलम और 2nd कॉलम। तो ये रिटर्न कर रहा है 22। अच्छा देखते हैं, अभी इसने रिटर्न किया 22। अब ये 22 क्या है? जरा गौर करिएगा इस बात पे। ये 22 एक नंबर है। अच्छा, मुझे बता सकता है कि कोई 22 एक नंबर है तो इसकी डायमेंशन क्या है? ये 22 डायमेंशन लेस है। हाँ, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब क्या हुआ? अब गौर से सुने मेरी बात, अभी चुप रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इंडेक्सिंग करता हूं तो मेरे पास एलिमेंट निकल के आता है। अब वो एलिमेंट जो है वो एक
अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी रखता है, वो अपनी एरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब उसकी अपनी डेटा टाइप है जो इंटीजर है 22। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्लाइसिंग की तरफ। जब मैं स्लाइसिंग करता हूं, जैसे D2 एरे मैंने कहा भाई 4th रो से ऑनवर्ड चलाओ और 2 और 3 कॉलम यानी सेकंड कॉलम ले लो। इधर देखिएगा इसका आउटपुट कैसा है। इसने भी क्या दिया आपको, इसने भी क्या दिया आपको, वही दिया 22, लेकिन क्योंकि स्लाइस किया है तो 22 की डायमेंशन कितनी है? 1 डायमेंशन है सर। 2 डायमेंशन क्योंकि उसकी एरे भी कितनी डायमेंशन थी? 2 डायमेंशन थी। अच्छा, इसको मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ कि भाई अब अगर आप पिज्जा खा रहे हैं और पिज्जा को स्लाइस करके निकालेंगे एक पीस, तो वो पीस निकलेगा, वो पिज्जा ही कहलाएगा ना जी भाई? जी सर, जी सर, जी सर, वो पिज्जा ही कहलाएगा। तो ये जो 2D है तो ये 2D ही कहलाएगा। लेकिन पिज्जा के अंदर से ऊपर से एक मशरूम जो है ना, वो आप उठा लें, अपने हाथ में ले लें और उसको बोलें कि ये पिज्जा है, क्या वो पिज्जा हो सकता है? नहीं सर, मशरूम नहीं हो सकता। वो इंडिविजुअल मशरूम की अपनी वैल्यू हो गई। अब वो पिज्जा का पार्ट नहीं रहा। वेरी गुड एग्जांपल। बिल्कुल ऐसा ही है, जब स्लाइस करके निकालता हूं तो ओरिजिनल जो डायमेंशन है वो मेंटेन करता है, और जब इंडेक्सिंग करता हूं तो इंडेक्सिंग टारगेट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, इंडेक्सिंग मैंने लिखा है रिटर्न इंडिविजुअल वैल्यू रिटर्न करेगा या ग्रुप ऑफ वैल्यूज रिटर्न करेगा जिनकी अपनी डेटा टाइप्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या करता हूं, इंडेक्सिंग करता हूं मैं यहां पर, मैं इससे कहता हूं कि भाई रॉ नंबर 2 उठा लो। अब देखिएगा रॉ नंबर 2 की डायमेंशन क्या आएगी, कितने डायमेंशन आएगी? 1 डायमेंशन, क्योंकि ये इंडेक्सिंग है। अगर स्लाइसिंग होती तो ये 2 डायमेंशन ही आती। ठीक है जी, तो ये फर्क है इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में। और सर जी सर, ये जो आउटपुट आए ये भी 1 डायमेंशन क्यों आई है फिर? क्योंकि आपने ग्रुप ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट किए ना। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स तो वो एरे की शक्ल में दिखाएगा ना, अलग अलग कैसे दिखाएगा? अच्छा, वो इन द फॉर्म ऑफ एरे कहेंगे उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी डायमेंशन 1 हो गई है, वो अब 1 डायमेंशनल हो गई है। वो 1 डायमेंशनल हो गई, यूं कह लें। अच्छा जी, ये वाली बात हो गई। अच्छा, और स्लाइसिंग सिर्फ उस वक्त स्लाइसिंग रहती है जब आप रो और कॉलम के तमाम पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हैं। ये वाली बात आपको यहां नजर आएगी। जैसे ये है, इसमें रो के दोनों पैरामीटर्स इस्तेमाल हुए हैं और कॉलम के भी दोनों पैरामीटर इस्तेमाल हुए। इससे जो रिजल्ट आएगा वो सेम शेप का आएगा। जो शेप किसकी है? एक्सप्रेशन की है, यानी जो डायमेंशन एक्सप्रेशन की है वो डायमेंशन आपकी स्लाइस की आएगी। इसके अंदर वेक्टर बन के आ गया। अच्छा, यहां पर हमने कॉलम नहीं लगाया, डायरेक्ट एरे दिया है। इसको आप परफॉर्म करके देखिएगा, इसकी डायमेंशन सेम नहीं आएगी। इसकी सेम आएगी, इसकी भी सेम आएगी, इसकी डायमेंशन सेम नहीं आएगी, इसकी भी डायमेंशन सेम आएगी। जिसके अंदर दोनों चारों वैल्यूज पास नहीं की जा रही, चाहे एम्प्टी क्यों ना हो, एम्प्टी सूरत में पास कर दें, चारों वैल्यूज पास की जाएंगी तो वो स्लाइस कहलाएगा। चलो मैं दिखा भी देता हूँ इस चीज को यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर ये कॉलम हटा दिया, मैंने कहा 4th रो ले लो और सेकंड कॉलम ले लो। अब देखें क्या आ रहा है। अब ये 1 डायमेंशन हो गया। अब ये इंडेक्सिंग वाला तरीका अप्लाई हो गया। लेकिन अगर मैं इसके चारों पैरामीटर पूरा कर दूंगा तो ये अब स्लाइस की तरह काम करेगा। ठीक है, और इंडेक्सिंग के अंदर कभी भी वो उसकी कॉलम नहीं जाहिर करता या रॉ नहीं जाहिर करता, वो सिर्फ नंबर्स को दिखाता है। जैसे मैं यहां से कहूं भाई 2 से लेके 3 तक की रॉ और 0 से लेके 4 तक के कॉलम। ठीक है, ये कर दिया मैंने इसको 0 से। जरा समझिएगा इस चीज को। अब मैंने इसको क्या वैल्यू दी है?
2 से लेके 3 तक की रॉस, यानी ये 2 से लेके 3 तक की रॉस, बल्कि मैं और बढ़ा देता हूँ रॉस को, 1 से लेके 4 तक की रॉस, 5, 10, 15 और 20 तक, और 0 से लेके ऑनवर्ड तक की कॉलम्स। जी ये आ गए, इसको मैं क्या देता हूँ 0 कॉलम, सेकंड कॉलम। अब मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, देखो मैंने क्या बोला है, कॉलम नंबर 2 लाओ, लेकिन कॉलम दिखा रहा है वो किस शक्ल में, फ्लैट शक्ल में, रॉ की शक्ल में। इसका मतलब ये कि वो वैल्यूज कलेक्ट करके उसने लाके यहाँ पर आपको दिखा दी। लेकिन अगर मुझे कॉलम अगर लेना है और कॉलम की शक्ल में ही नजर आए, वर्टिकल ही नजर आए, तो फिर मुझे स्लाइस ही करना पड़ेगा। लाइट सी 2 से 3 कॉलम मैंने बोला, अभी देखो 7, 12 अब वर्टिकल आ गया। तो अब ये स्लाइस, अब समझ में आ रहा है डिफरेंस? स्लाइस करेगा तो वो सीधा कर, काटा है तो सीधा ही कट के आएगा, और एक एक वैल्यू उठा के ला रहा है तो वो रखा जा रहा है, फिर उसको अल्लाह खैर करे। भाई बंद कर दो यार। तो होपफुली डिफरेंस अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगली हमारी बात चल रही है कंबाइनिंग एरेज, हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, वर्टिकल स्टैकिंग। इसको, ये आसान से टॉपिक है, मैं छोड़ रहा हूँ। अगली क्लास के अंदर अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए होंगे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स है, नंपाई के मिन निकालना, मैट्रिक्स का मैक्सिमम निकालना, इंडेक्स निकालना मैक्सिमम या मिन का, स्टैटिकल फंक्शंस हैं कुछ, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, मीडियन, मॉड, प्रोडक्ट, कम्युलेटिव प्रोडक्ट, कम्युलेटिव सम, इसको आप चला के देखेंगे आ जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसमें इन और एनी, पूरी मैट्रिक्स में अगर ट्रू हो जाए। मैं इसको भी गुजार रहा हूँ यहाँ तक, लेकिन आप सर सम अप कर लें, जोर का टाइम हो रहा है। चलें ठीक है। अच्छा इसको यहीं तक रख रहा हूँ मैं, ये बुक शेयर करा दूंगा, जहां तक आप कर सकेंगे कर लीजिएगा, पूरी अटेम्प्ट कर लें, पूरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। असाइनमेंट आप लोगों को जो है ना वो इंशाल्लाह जो है वो क्रिएट करके जो है ना सिलेक्ट पर और शेयर करा दी जाएंगे। असाइनमेंट लाजमी जमा कराने, मैं अपडेट करूंगा उसको शीट में। सर ये बुक का लिंक सेंड कर दें या नाम दोबारा बता दें। ये बुक भी मैं शेयर करा दूंगा। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि नेक्स्ट क्लास के टॉपिक अगर आप एडवांस में शेयर कर दें तो हम लोग उसको एक दफा रिव्यू कर लेंगे, तो मतलब क्लास में आसानी रहेगी और ज्यादा शायद क्वेश्चंस भी नहीं लोग पूछेंगे। रिक्वेस्ट सर आप अपना नाम बता दें। मैं इंशाल्लाह मैं जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक भी, अब यही रूटीन यही रहेगी हमारी कि नेक्स्ट टॉपिक भी और नेक्स्ट जो है उसकी कोशिश करूंगा नोटबुक भी रेडी हो जाए तो पूरी शेयर करा दूं, ताकि आप पहले से पढ़ के आए और हम यहाँ पर जो है ना क्वेरीज को फिर सॉल्व करें। किताब और सर असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होगा? एक मिनट जी। सर मुझे आपसे सर मुझे पूछना था आपसे कि ये बताइए कि हम आपको ज्वाइन किस तरह करें एफबी पे? आप अपना नेम बता दें। मेरा नाम नासिर हुसैन है। मैं अपने यहाँ ग्रुप स्क्रीन पे खोल देता हूँ। जी सर ये चैट में शेयर कर दें अगर आप लिंक, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ओपन कर लेंगे। सर असाइनमेंट कहाँ पे मिलेगी? असाइनमेंट सिलेक्ट के ऊपर मैं अभी ग्रुप अपना क्रिएट कर दूंगा अपनी क्लास अपने नाम के साथ। ये फेसबुक ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लें ताकि कम्युनिकेशन ये आ जाती। यहाँ पर काइंडली असाइनमेंट पोर्टल पे ही अपलोड कर दें यार, वो फिर हर टीचर का अलग अलग होगा ना, वो मसला हो जाता है ना थोड़ा मैनेज करना। अपने ग्रुप का लिंक जो है ना इधर चैट पे सेंड कर दे। अच्छा जी, अरे यार मैंने बंद कर दिया, बस सर्च कर लेना यार, नासिर लिख के यार। सर एक जीसीआर बना लेना, उसके ऊपर अपलोड कर दिया करें। नासिर हुसैन, ये सर नासिर के नाम से सर नासिर के नाम से सही। ओके थैंक यू सो मच सर। ये ज्वाइन कर वो मैं यही करूंगा कि असाइनमेंट जो है वो गिटहब पे डाल दिया करूंगा, वहां से आपको असाइनमेंट जो है वो लिंक दे दूंगा। फिर सिलेक्ट चैनल के ऊपर मुख्तलिफ फेसबुक पर भी, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो दे दूंगा क्लास का सारी चीजें। तो आप वहाँ से जो है ना फुल कर लेंगे, गिट से काम करके वहीं पुश कर दिया करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास के रिकॉर्डिंग का लिंक दे दें। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग का लिंक मैं दे दूंगा। सर गेटअप की भी लिंक दे दीजिएगा आप अपनी। लेकिन ये रिकॉर्डिंग का लिंक जो है वो ऑफिशियल नहीं होगा, ये मैं अपने बिहाफ पे दे रहा हूँ।
इसको आप ओके पोस्ट सर। नहीं करिएगा क्योंकि रहेगा सर। रिकॉर्डिंग तो पोर्टल पे आपके लेक्चर पोर्टल पे अपलोड होंगे या नहीं अभी? मेरे नहीं होंगे, मेरे तो पिछले वाले टर्म के हो गए, अब किसी और टीचर के होंगे जो आपको आज ही अनलॉक हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि ये जो क्वेश्चन ये था क्लासेस ये असाइनमेंट आपको जमा करानी है? असाइनमेंट अगले वीक से क्लास के पहले पहले। सर वीक में एक ही क्लास है असाइनमेंट सबमिट कहाँ होगी सर? कहाँ पर सबमिट सर कराना है? असाइनमेंट भेजे वो थे जब सर। असाइनमेंट जब पोस्ट होगा उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होंगी। सर एक जेसीआर बना सर रहे हैं असाइनमेंट सर, उसके पोस्ट ऊपर कहाँ हुआ अपलोड कर करेगा? दीजिए। सिलेक्ट पर मिलेगा, फेसबुक पे मिलेगा, हर जगह जो भी हमारा कम्युनिकेशन चैनल है सब जगह पोस्ट डाल देंगे। सर एक गूगल क्लासरूम बना लें। बेटा मैं यही कह रहा हूँ कि आपको सारी चीजें जो है ना प्रॉपरली जो है ना लिखी हुई मिल जाएंगी, कहाँ पे क्या क्लास सारी चीजें हो रही हैं। मुझे जरा काम थोड़ा सा करने देंगे तो मैं कर लूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर जैसे लास्ट टाइम की तरह वीडियोस अवेलेबल थी वैसी वीडियोस मिलेंगी इस दफा? भाई इतनी बार यही सवाल रिपीट हो रहा है, मिलेंगी भाई मिलेंगी। सही है। क्लास के हवाले से कोई सवाल पूछना, रिपीट कर रहा हूँ सर, बुक का लिंक अगर मिल जाए रिवाइज कीजिएगा स्टार्ट से। देखें ये सारी चीजें मेरे जहन में, बुक का लिंक, असाइनमेंट, ये नोटबुक जिसमें काम कर रहे हैं, इस सब कुछ मिल जाएगा। थैंक यू सर क्लास रिकॉर्डिंग। सर एक क्वेश्चन है सर। जी थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। जी क्वेश्चन सर एक क्वेश्चन है जी सर, एक क्वेश्चन ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हम ये numpy की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं हम, तो इसमें तो मैट्रिक्स जो आती है ना वो है, तो कंप्यूटर विजन में भी जो एक इमेज होती है वो भी मैट्रिक्स से बन रही होती है, क्योंकि पिक्सल जो डॉट्स वगैरह से बन रही होती है। इसीलिए हम numpy के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं कि वो वहां पर इस्तेमाल होगी। तो सर क्वेश्चन ये है कि जो हम एक थोड़ा सा मुझे पता था कि जो इमेज को रिवर्स करते हैं और इसे कन्वर्ट करते हैं वो इसी numpy से करते हैं। जी हाँ जी हाँ, जैसे इन्वर्स इमेज जो है वो कन्वर्ट होके एरे की शक्ल में आती है numpy की मदद से। मेरा एक क्वेश्चन है। जी क्वेश्चन पूछे। सर हम इसमें बिगो नोटेशन पढ़ेंगे? इससे बिगो नोटेशन इसमें पढ़ेंगे? वर्ड समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हम पाइथन में बिगो नोटेशन पढ़ेंगे numpy में? बिगो नोटेशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पूछ रहे हैं। बात कर रहे हैं सर ये। देखो कहाँ तक पहुँचते हैं, मेरा ख्याल है उसका नंबर नहीं आएगा, इतनी हमें इसकी अभी। जी एनालिसिस का काम होगा ना सर, एनालिसिस तो नहीं करेंगे। हाँ यही कह रहा हूँ, बोलेंगे तो पढ़ा देंगे। लिस्ट और अरे में क्या फर्क है सर? दोनों एक जैसी ही लगती हैं। लिस्ट के अंदर जो है मल्टीपल डेटा टाइप्स भी आ जाती हैं। एरे numpy एरे के अंदर हमने देखा कि ये नंबर्स पे ही काम करती है, इसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते। एक थोड़ा बहुत स्ट्रिंग आ सकता है, वो भी कन्वर्टेड फॉर्म के अंदर, और वहां पर जो है ना बहुत सारी डेटा टाइप्स जो है लिस्ट के अंदर आ जाती हैं। लिस्ट की फंक्शनिंग का बैकएंड अलग होता है, एरे का काम करने का तरीका अलग होता है। जी सर आपने कहा लिस्ट जो है वो कंटीन्यूअस मेमोरी नहीं पकड़ती सर, हाँ तो इसको हाँ। थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सर, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सर। अच्छा कंफ्यूज नहीं हो। देखो ये मेरे पास मेमोरी है, मैंने इसके अंदर जो है बहुत सारी मेमोरी जो है वो फिल हुई है। ठीक है, अब मेरे पास एक डेटा आया जो इतना बड़ा है, इसको कहीं सीधी जगह ही नहीं मिल रही। अच्छा, तो ये क्या करता है, ये जहां जहां जगह मिली वहां वहां डाल देता है। ये लिस्ट है, ठीक है, जहां जहां इसको जगह मिली ये वहां प्लेस कर देता है। अच्छा भाई, तो अब ये कंटीजियस नहीं है, एक साथ नहीं है ना, कहीं कहीं इधर उधर है। तो इस वजह से अब जब इसको एक्सेस करना होता है, एक्सेस करने में भी फिर इसको थोड़ी सी ढूंढना पड़ता है कि डाटा कहाँ है। अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ा है, लिंक लिस्ट पढ़ी होगी कि एक डाटा के अंदर दूसरे डाटा का एड्रेस मौजूद होता है, पहले उसके पास पहुंचता है, वो कहता है दूसरा लेना है तो इसके पास जाओ, ठीक है, अभी अगली वैल्यू का है, वो कहता है उसका अगली वैल्यू का एड्रेस यहाँ पर है, ठीक है, उससे अगली वैल्यू का, वो कहता है इसका एड्रेस यहाँ पर है। तो इस तरह ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगता है, उसको स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ।
ठीक है, जबकि जो हमारे पास एरे है वो एरे जो है वो होती ही बिल्कुल कंटीजियस फॉर्म के अंदर है। सारे एलिमेंट जो है वो एक ही लाइन में आते हैं, वो ऐसी जगह मेमोरी में जाके बैठते हैं कि सारे एलिमेंट जो है वो एक ही लाइन के अंदर है। तो एक के बाद एक होते हैं, इसलिए आसानी से क्या हो जाते हैं, वो एक्सेसिबल हो जाते हैं, वो फास्ट काम करते हैं। ठीक है सर, काइंडली अपना गिटहब और स्लैक का हैंडल बता दें। सिलेक्ट के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, अभी चैनल क्रिएट हो चुका है, बल्कि वो कर ही रहे थे, मुझे बता रहे थे, तो थोड़ी देर में आपको हैंडल बता दें। गिटहब का भी मैं वो पोस्ट में डाल दूंगा। वैसे मैं रिव्यू करा देता हूँ। देखो नंपाई एरे जो है ना फास्ट क्यों होती है, इन सारी चीजों की वजह से होती है जो मैंने बताया है। वेक्टराइज ऑपरेशन होता है और कंटीजियस मेमोरी होती है, इसमें ये फीचर्स और आते हैं, अभी आगे आएंगे। स्लाइसेबिलिटी तो मैंने करा दी, बूलियन सिलेक्शन आएगा। एरे क्रिएट ये यहाँ पर दिखाया हुआ कि ये उसके थ्रू काम हुआ है, पाइथन कोड के थ्रू, लिस्ट के थ्रू, और इसके अगेंस्ट इसका टाइम फ्रेम भी निकाला है, कितना टाइम लिया इसने, और यही काम जो है नंपाई के थ्रू किया और उसका टाइम निकाला है। तो देर इज मतलब 1000 टाइम्स फास्टर जो है ना वो काम को, इसमें 13.1 मिली सेकेंड्स लगे, और यही काम जब नंपाई एरे कर रही है तो मिली से ये माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आ गई, डायरेक्ट 1000 का जो आ गया। नंपाई एरे क्रिएट कैसे की जाती है ये बताया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ऊपर आपने परसेंट टाइम इट आई थिंक सो यूज किया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि हम इसको परसेंट टाइम इट को क्यों यूज करते हैं। ये कुछ मैजिक फंक्शंस होते हैं जो जुपिटर के अंदर खास होते हैं, ग्राफ प्लॉट कराने के लिए अभी और टाइम निकालने के लिए भी। एग्जीक्यूशन का ये लिस्ट ऑफ मैजिक फंक्शन आप गूगल करेंगे तो वहाँ मिल जाएगी आपको कि क्या क्या लिखते हैं किस काम करने के लिए। जैसे कोई पिक्चर अपलोड करनी है या कोई फाइल अपलोड करनी है जो नंपाई जुपिटर सपोर्ट नहीं करता, तो परसेंटेज लोड कर लेता हूँ, लोड करके पूरा कोड यहाँ पर जो है ना वो नजर आ जाता है। इस तरह मुख्तलिफ होते हैं, गूगल अगर आप करेंगे तो आपको इजी जो है ना ये लिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सर। फिर हमने टाइप ऑफ एरे निकाला कि एन डायमेंशन होती है, साइज निकाला एरे का, कितने मेंबर होते हैं, डाटा टाइप ऑफ मेंबर्स इंटीजर 32 है। फिर हमने यहाँ पर एक मेंबर फ्लोट कर रखा तो सारी फ्लोट हो गई। डायमेंशंस निकाली हमने, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, कितने डायमेंशन एरे हैं। शेप निकाले उसके, फिर मुख्तलिफ तरीकों से हमने ए रेंज के थ्रू और मुख्तलिफ तरीकों से नंपाई के जो है ना वो क्रिएट की। फिर ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपने इम्प्लीमेंट करने, डाटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्थमेटिक सिंपल है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई लूप की जरूरत नहीं होती। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, मुझे ये पूछना था, आप जो गिट की हमें लिंक सेंड करेंगे उसके लिए हमें अपनी आईडी बनानी पड़ेगी गिट की या नहीं? आपने आईडी नहीं बनाई गिट की? नो सर। अरे यार रिव्यू सही चल रहा क्या था, कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, मारो मुझे मारो मुझे, करती हैं। बना लो यार, बना लो भाई, कोई इसको गिट की आईडी बना के दो यार। भाई गिट का टेस्ट नहीं दिया पिछली दफा, पढ़ा नहीं गिट। अरे सर, मेरा मैंने रिफ्रेश किया था अपना लैपटॉप, तो मुझे दोबारा कंटिन्यू करनी पड़ेगी कहीं नहीं से? गिटहब की आईडी तो वही रहेगी, सिर्फ गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको सिस्टम में, गिटहब की आईडी तो वही रहेगी। चलिए, थैंक यू सर। चलो सही है, ठीक है जी, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास का, फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, लेकिन ग्रुप चैट के अंदर और सारी चीजों में जो है वो आपसे राब्ता रहेगा। सर एक क्वेश्चन था जी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें ग्रुप में से। मैं भी कर लूंगा। अच्छा सर, हेलो सर, प्लीज आप का जो पर्सनल ग्रुप है, जो एआई का ग्रुप है, आप प्लीज उसका नंबर सेंड करेंगे? व्हाट्सएप का? यस सर, जो आपने एआई क्वार्टर 2 का ग्रुप बनाया है तो उसका नंबर सेंड कर दें प्लीज, ताकि वो अभी नहीं बनाया, वो अभी नहीं, व्हाट्सएप का नहीं बनाया मैंने, व्हाट्सएप का अभी नहीं बनाया। करेंगे ग्रुप में, आप कह रहे हैं ना कि ग्रुप में आप डिस्कस करेंगे। वो है सिलेक्ट का चैनल, फेसबुक का ग्रुप, व्हाट्सएप भी क्रिएट कर लूंगा मैं, वो मसला नहीं, ठीक है।
नहीं, स्लैक पे सर फेसबुक और बहुत उस पे इश्यूज चले। होते हैं हमें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और सिर्फ आप एडमिन रहें और दूसरों को चेक करने मैं की सलाहियत ना दें, तो दैट्स नहीं, वेरी गुड। बिल्कुल मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, ठीक है ना, उसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके। और अच्छा, आप गिट पर ये सारा जुपिटर नोटबुक का काम अपलोड करेंगे, लेक्चर नहीं होगा ना? गिट के ऊपर ही मैं जुपिटर नोटबुक भी अपलोड कर दूंगा और लेक्चर की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। लेकिन ये अनऑफिशियल होगी, ये ऑफिशियल नहीं। आप कोड ना कर दीजिएगा कहीं, क्योंकि मना किया गया। पोर्टल है तो फिर दोबारा वीडियो, ठीक है जी। सर हम आपके साथ बहुत कोऑपरेट करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, ओके। एक जी जी क्वेश्चन था जी सर। जी जी सर एज वी नो कि नमपाई जो है ना वो डाटा साइंस के लिए या एआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, पांडास और नमपाई मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली ये यूज होती है। तो इसके फंक्शंस तो ये डेफिनेटली हम जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, इसको चला के देखेंगे कि इसकी आउटपुट्स क्या आएंगी। समहाउ ये हमें याद भी हो जाएंगे कि क्या क्या फंक्शन क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो इस ये कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली हर चीज भूल जाती है, तो इसको रिमेम्बर करने के लिए मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिस, लेक्चर तो वीक के बाद होगा, ठीक है, तो वीक के अंदर हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करें या असाइनमेंट के अलावा कोई आपको टास्क असाइनमेंट भी मिलेगा। आपको असाइनमेंट मिलेगा। 3 तरह की आपको किताबें दूंगा जिसमें नमपाई मौजूद है। ये वाली नोटबुक होगी जी, पोर्टल पे लेक्चर होंगे जी। इतना सारा मटेरियल है कि आप एक हफ्ते अगर उसको कवर कर लेंगे तो आप नमपाई में बादशाह हो जाएंगे। चलें, थैंक यू सो मच सर। ठीक है ना, मैं एक बुक नहीं 3 बुक्स हैं नमपाई की मेरे पास, मैं तीनों जो है ना वो शेयर करा दूंगा, तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। चलें, थैंक यू सो मच सर। व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करके तो फिर जो है ना वो लिंक एमटी वाले ग्रुप में कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, आप थैंक यू सो मच सर। शेयर कहाँ पे करेंगे आप ये सारा मटेरियल? अभी तो मैं फेसबुक ग्रुप पे डालूंगा, वहीं से आपको स्लैक का चैनल मिलेगा, वहीं से आपको व्हाट्सएप का इनविटेशन मिलेगा, तो फिर वहां पर भी फिर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन पहला स्टेप सर नासिर वाला ग्रुप है ना सर, फेसबुक का सर नासिर जी ठीक है। जी जी थैंक यू लाला। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर फेसबुक की लिंक होगी। अल्लाह हाफिज़। फेसबुक की लिंक। अल्लाह हाफिज़ सर। फेसबुक हंजला, सॉरी सर। सर फेसबुक क्या की कह रहे लिंक सेंड कर दें। मोहम्मद जुबैर, फेसबुक की लिंक मैंने अभी आपको ग्रुप दिखाई दी। मैं अभी सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, चैट में भेज देता हूँ, रुक जाओ यार। यस सर, थैंक यू सर। चैट में सेंड कर दें आप ना लिंक। चैट में दे रहा हूँ इसकी। थैंक यू सर। सेंड कर दिया। थैंक यू सर। थैंक ठीक है जी, कर दिया सर। एक लास्ट क्वेश्चन तो काइंडली से एक्सेप्ट कर लें। जी जी बोले सर। लास्ट क्वेश्चन है सर। सर वो जो आपने पिज्जा की स्लाइसिंग और उसका बताया था, एक बार वो एग्जांपल दोबारा बता दें। देखो, मैंने पहले तो समझ लें कि वो सिनारियो क्या था। सिनारियो ये था कि जब किसी मल्टी डायमेंशनल एरे को स्लाइस करके उसमें से कोई चीज निकालते हैं, तो जो निकालते हैं उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसकी डायमेंशन वही होगी जो ओरिजिनल की है स्लाइस के केस में। तो ये मिसाल मैंने दी थी कि पिज्जा के अंदर से अगर स्लाइस निकालूंगा, पिज्जा का हाथ में लूंगा, तो वो पिज्जा ही कहलाएगा जी। ठीक है। दूसरी इंडेक्सिंग वाला जो केस है, इंडेक्सिंग के अंदर हम उसके अंदर से क्या करते हैं, एक एलिमेंट उठा लेते हैं या 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट उठा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से पिज्जा के अंदर से आप ऊपर से चिकन उठा लें या कोई चीज उठा लें, तो वो अब पिज्जा नहीं कहलाएगी, चिकन ना। इसी तरह वो इंडेक्स किया जो एलिमेंट है वो अपनी इंडिविजुअल वैल्यू के साथ आएगा, अब उसका ताल्लुक जो है वो एरे से जो है नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक रिक्वेस्ट थी ये स्क्रीन के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम। बोले बोले। सर ये स्क्रीन जो ना बहुत छोटी थी जुपिटर की ना, वो थोड़ा सा बड़ी अगर हो जाए ना सब देखने में समझने में आसानी होगी। चलो ठीक है, मैं आइंदा जो है वो थोड़ा जूम कर दूंगा। चलिए, थैंक यू सर। सर हमारी अटेंडेंस हो गई है नहीं सर? वो जब ये जूम के रिकॉर्ड में से मिल जाएगा कौन कौन लोग जो है ना लॉग इन से। ओके सर, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।